everyone, we have almost come to an end of our syllabus. देखते ही देखते ये जो 5th 6th 7th वाला मेरा एक सेक्शन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी और ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना वो अभी हम करेंगे और इसके बाद अपना सिलेबस खत्म भी हो जाएगा. काफी कुछ अभी हम कवर कर चुके हैं. सो लेट अस डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, जब पढ़ाई करने बैठते हो तो ठीक है सीक्वेंस में पढ़ो, लेकिन जब रिवाइज करने बैठते हो तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स पहले करना है, फिर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिवर्स ऑर्डर में आपको ये रिवाइज करना है. तो मेरे लिए ना पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो यूनिट 5 है, 6 और 7 है हमारे टेक्स्ट बुक में, ये मेरे हिसाब से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर एग्जाम. इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और एक नहीं दो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. एमसीक्यू तो यू कैन एक्सपेक्ट आएगा ही, केस बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है. इसमें से आप कुछ ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते. लेट अस डिस्कस डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. वेटेज वाइज अगर आप बोलो तो 2 क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पर मुझे मिलेगी. अराउंड 8 मार्क्स की तो वेटेज है ही ये पर्टिकुलर चैप्टर की. केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया आपको तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा. 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो ठीक है, फिर 6 मार्क्स की वेटेज में इसको हम गिनेंगे. Let us now understand the meaning of declaration and payment of dividend. जो सेक्शन नंबर की लिस्ट है वो थोड़ी देर में करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होते हैं, वर्ड्स थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो सेक्शन नंबर की लिस्ट अच्छे से समझ में आ जाती है. ठीक है, चलो डिविडेंड क्या होता है. सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मैम हमको ये पता है, इसके बारे में डिस्कस क्या करना है. अभी इसकी हिस्ट्री क्या है. देखो, आपने एक कंपनी को पैसे दे दिए, तो ये शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी इन रिटर्न उनको शेयर्स देती है. देखो सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही चल रहा है. हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, यू मस्ट गेट सम कंसिडरेशन इन रिटर्न. तो आप अगर पैसे दे रहे हो तो आपको शेयर्स मिल रहे हैं. शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए, उनको शेयर्स मिले. अब इसी पैसे से कंपनी बिजनेस कर रही है, तो शेयर होल्डर्स को भी लगता है यार हमारे पैसे से कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए. सिर्फ शेयर्स खरीद लिए, दैट्स इट. हाँ, मार्केट में आप उसको सेल भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स अगर लिस्टेड हैं तो वो ट्रेडेड भी होते हैं. लेकिन मेरी कंपनी के शेयर्स अगर लिस्टेड नहीं है तो इस उम्मीद में हम बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी तो शेयर्स लिस्ट होने ही वाले हैं. और लिस्टेड हो तो भी जब तक आप सेल नहीं कर देते तब तक आपको पैसे तो मिलने वाले नहीं है ना. तो वैसे शेयर होल्डर्स थोड़े से उदास टाइप भी रहते हैं. कहाँ मीटिंग में किसके पास टाइम है जाके वोट करने का, कौन इतनी राइट्स एक्सरसाइज करता है. तो इसीलिए शेयर होल्डर्स को थोड़ा मोटिवेटेड रखने के लिए, उनको थोड़ा खुश रखने के लिए कंपनी बोलती है यस शेयर होल्डर, तुम्हारी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं, तुमने ही तो पैसे दिए हैं, तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा ले लो. चलो इस साल मेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% ले लो. चलो, so that money, that sharing of profit which we give to the shareholders is nothing but dividend. सिर्फ एक कंपनी डिविडेंड दे सकती है, कोई प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप में ऐसा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है. दिस कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट ओनली व्हेन शेयर्स आर इशूड एंड दैट कैन हैपन इन केस ऑफ अ कंपनी. पब्लिक हो प्राइवेट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है. लेकिन ऐसी एक कंपनी है जो डिविडेंड नहीं दे सकती. सेक्शन 8 कंपनी, यस वो तो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी कोई भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है. सो डिविडेंड इज नथिंग बट अ रिटर्न ऑन शेयर्स. और दूसरी बात क्या होता है पता है, ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको अगर अपने शेयर्स पे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है. भले वो 2 रुपया हो या 10 रुपये हो पर शेयर, 2 रुपीज भी मिल जाए ना पर शेयर तो भी बहुत खुश होते हैं. मेरे पास 1000 शेयर थे, मेरे को 2000 रुपीज मिले, कुछ करना तो है नहीं हमको, हमने सिर्फ शेयर्स खरीद के रख लिए, डिविडेंड की इनकम आ रही है, अच्छा है, अच्छी लाइफ कट रही है हमारी, और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो वो आप पैसा यूज भी कर सकते हो. अच्छा, तो आपने बहुत सारे शेयर खरीद के रख लिए. बहुत सारे लोगों की तो मंथली इनकम डिविडेंड से चलती है, वो और कुछ नहीं करते, बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स करते हैं, उनको जो डिविडेंड मिलता है उससे घर चल रहा है. तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है भाई. दूसरी बात, अब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो अच्छा डिविडेंड दे रही है आपको, तो ऐसे 4 लोगों के बीच में, जब आपने भी देखा होगा आपके अंकल्स और डैड्स बैठते हैं, वो शेयर मार्केट की बात करते रहते हैं और बोलते हैं अरे ये कंपनी मेरे को इतना डिविडेंड दे रही है, अरे वो कंपनी ने मुझे उतना डिविडेंड दिया. आपके डैड भी मन में सोच रहे हैं अच्छा ये कंपनी इतना डिविडेंड देती है, ठीक है कल मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ, फ्री में पब्लिसिटी हो रही है कंपनी की, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया ना.
तो मैं तो पूरी दुनिया भर में फैला दूंगी, मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, मेरे को अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, वो लोग भी शेयर्स खरीदेंगे। तो कंपनी की भी तो ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी भी अच्छा एंजॉय कर रही है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर्स। अब अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो भी प्रॉफिट्स में से, तो उसके रूल्स होने चाहिए ना। अदरवाइज क्या होगा, शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई सारा दे दो हमको, हमको पूरा प्रॉफिट दे दो। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम कंपनी और शेयर होल्डर्स को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ रूल्स बना देते हैं। ये जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, अगर आपने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, उसके लिए कहां से पैसा बचेगा? फिर क्या और लोन लोगे? नहीं, हिसाब से चलना है। थोड़ा पैसा आप साइड में कंपनी के लिए रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम डिसाइड करो। ये शेयर होल्डर्स के बस में रहा ना तो बोलेंगे भाई सारा पैसा हमको ही दे दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम डिसाइड करो कंपनी को कितना पैसा रखना है, आगे क्या क्या तुम्हारा प्लान है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, क्या सोच रहे हो तुम, उसके लिए पैसा यूज करो। और फिर जो रह जाता है, जो आपको लगता है नहीं हाँ ये तो दे ही सकते हैं, वो दे दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, वी हैव फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर मैं आपको बोलूं, फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है। ये कंपनी के बोर्ड प्रपोज करते हैं, फाइनली अल्टीमेट कॉल तो शेयर होल्डर्स ही लेते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग, डिक्लेयर तो वही करते हैं। इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। तो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन दिस पीरियड, एक एजीएम खत्म हो गई उसके बाद दूसरी एजीएम होने तक जो भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। तो स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड थोड़े से इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। उस पर तो मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिविडेंड एक्सेट्रा, लेकिन हाँ जब आप टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा बिफोर यू राइट द टाइप्स ऑफ डिविडेंड। What is the meaning of dividend? Dividend is the share of the company's profit distributed among the member. तो ये कंपनी का वो प्रॉफिट है जो हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेंबर्स को बोलते हैं भाई तुम्हारे पैसे की वजह से हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, इस प्रॉफिट में तुम्हारा भी हिस्सा है, चलो। यू अगेन स्टार्ट फीलिंग एसोसिएटेड विद द कंपनी ना। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, प्रॉफिट्स नॉट रिटेन्ड इन द बिजनेस, हम वो बिजनेस में ना रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द शेयर होल्डर्स, देन इट इज नोन एज डिविडेंड। ये बस अलग अलग तरीके से डिविडेंड को एक्सप्लेन किया है हमने। डिविडेंड इज द रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल सब्सक्राइब फॉर एंड पेड टू द कंपनी बाय इट्स शेयर होल्डर्स। अभी आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपने कंपनी को इतना पैसा दिया, उस पैसे से कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, चलो थोड़ा तुम भी ले जाओ। अब कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये टोटली हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डाल दिया है। बोर्ड, तुम कंपनी चला रहे हो, तुम्हें ज्यादा पता है कि तुमको कंपनी के लिए कितने पैसे रखने हैं, और जो नहीं रखने आपको लगता है कि आप दे सकते हो तो दे दो डिविडेंड में। द अमाउंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरिम डिविडेंड देना ही है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, एजीएम में भी फाइनल डिविडेंड देना ही है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। बोर्ड को लगता है कि इस बार डिविडेंड देना चाहिए तो वो प्रपोज करते हैं, और फिर शेयर होल्डर्स को अगर ठीक लगता है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं। दैट इज फॉर फाइनल डिविडेंड। सो फाइनल डिविडेंड की अगर मैं आपके साथ बात करूं, फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, बाय द मेंबर्स के मेंबर्स लिख दो, इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरिम डिविडेंड में थोड़ा सा हमने लिबर्टी दी हुई है कंपनी को कि बार बार क्या मेंबर्स को बुला बुला के कोई ना थोड़ी ना बोलेगा डिविडेंड के लिए। तो जो इंटरिम डिविडेंड है वो प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड दोनों होता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें मुझे रेटिफिकेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं है, मेंबर्स थोड़ी ना ऑब्जेक्ट करने वाले, उनसे आपको कंफर्मेशन लेने की भी जरूरत नहीं है बाद में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिटरमिन वेदर देना है कि नहीं देना है डिविडेंड, देना है तो कितना देना है, कहां से देना है, करंट अर्निंग्स में से देना है कि पास्ट प्रॉफिट्स जो रिजर्व में रखे उसमें से देना है, सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। द होल्डर्स ऑफ इक्विटी they are entitled to receive the dividend based on the level of profit, the company's need for cash for expansion and other purposes। ये अच्छा पॉइंट है, आपको याद करना चाहिए। अभी मुझे कितना डिविडेंड देना है वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है।
प्रॉफिट होगा तो देंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे ना। अच्छा लेकिन मुझे है ना 100 रुपीज इस साल प्रॉफिट हुआ, सारा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड, क्यों नहीं, थोड़ा रखते हैं ना यार रिजर्व में। अब आपको पॉकेट मनी मिली है तो क्या आप एक ही दिन पे सारा खर्च कर दोगे? नहीं ना, थोड़ा तो साइड में रखोगे। दिवाली पे आपको खर्ची मिलती है, आपको बहुत सारे रिलेटिव्स पैसे देते हैं, तो क्या एक ही दिन पे खर्च कर देते हो? नहीं नहीं भाई, आगे 2 महीने में अपना खर्चा निकलना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा साइड में रखते हो, थोड़ा स्पेंड कर देते हो। कंपनी को भी हम यही एडवाइस करते हैं, थोड़ा सा तू रख इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अभी कंपलसरी तो उनको कुछ कर नहीं सकते, उनका पैसा है, उनकी मर्जी, लॉ आपको कुछ कंपलसरी बोल नहीं सकता। ठीक है, देख लो अभी तुम्हारा जो नीड फॉर कैश है, जो एक्सपेंशन करना है आपको, जो जरूरत है उसको लिए पैसा साइड में रखो। वरना क्या होगा, पैसा आया है, तुमने सारा डिविडेंड में खर्च कर दिया, फिर बाद में क्या करोगे, बैंक के पास लोन ले लोगे, डिवेंचर इशू करोगे, क्यों ये सब करना है? थोड़ा सा साइड में रखो, फिर जो देना है वो तुम आप डिसाइड कर लो। डिविडेंड को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 35 में, और बहुत ही वेग डेफिनेशन है। सिर्फ इतना लिखा है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। मुझे तो डिविडेंड का मीनिंग ही नहीं समझ में आया इधर से, सिर्फ इतना समझ में आया कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है, वॉट एवर प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू डिविडेंड विल अप्लाई टू इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि लॉ ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि मैं एक्ट में जहां पर भी डिविडेंड वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं उसको डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों मानता हूं, मेरे लिए तो दोनों ही इंक्लूडेड है। तो लॉ ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ना कि जो रूल्स हमने फाइनल डिविडेंड को बनाए हैं वही इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्ट में जहां पर भी डिविडेंड वर्ड यूज किया है उसमें फाइनल इंटरिम दोनों आ जाएगा। सो ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड अप्लाई टू इंटरिम ऑल्सो, क्योंकि लॉ बार बार फाइनल इंटरिम ऐसे मेंशन नहीं करता, वो सिर्फ डिविडेंड लिख के छोड़ देता है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये कॉमन रूल्स हैं, दोनों को अप्लाई करेंगे। लेकिन आईसीआई जो है ना अपना, उसने डिविडेंड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आईसीआई क्या बोलता है, अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस इज नोन एज डिविडेंड। दिस पर्पस मतलब क्या, 100 रुपया मैंने कमाया, मैं पूरा का पूरा नहीं देने वाली, मैंने बोला 60 रुपीज रिजर्व में रख लेते हैं, 40 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें से जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, इसका तो पर्पस ही है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें से जो मैं दे रही हूं दैट इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड, ठीक है, एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ये फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। जो फाइनल डिविडेंड है दैट इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इंटरिम की बात क्यों नहीं की है मैम यहाँ पर? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड देना कंपलसरी तो है नहीं, फाइनल भी नहीं है, बट जनरली मेंटेन कर, गुडविल मेंटेन करने के लिए हर कंपनी देती है डिविडेंड। शेयर होल्डर्स कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। अब मेरा जो बोर्ड है वो बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करता है कि मुझे कितना डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड को ही बेस्ट पता होता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बोर्ड ने डिसाइड किया 10% देते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं क्या डायरेक्टर 10% भी कोई देता है क्या, इससे तो अच्छा नहीं देते, 20 दे दो। हाँ चलो बाकी शेयर होल्डर्स 20 डिक्लेयर करना मीटिंग में, चलेगा? नहीं चलेगा। बोर्ड जितना रेकमेंड करता है उतना दो, या उससे कम दो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो शेयर होल्डर्स बोर्ड ने जितना रेकमेंड किया है उससे उतना या उससे कम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कर दिया मैंने, तुम क्या कर लोगे, वॉइड हो जाएगा, वो डिविडेंड नहीं देंगे हम। इन अदर वर्ड्स, declaration by the company at a rate higher than the one recommended by the board is not permitted. डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, तब वो लायबिलिटी बनेगी। मैम नहीं समझा, सुनो, बोर्ड ने रेकमेंड किया, लेकिन शेयर होल्डर्स हैव टू अप्रूव इट ना, वो डिक्लेयर करेंगे, अप्रूव करेंगे, कहाँ, एजीएम में, तब जाके डिविडेंड देंगे ना। तो वो शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। जैसे ही अप्रूव हो गया, भाई कंपनी हो गया अप्रूव, अभी तो तेरे को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी। लेकिन जब तक कंपनी अप्रूव नहीं कर देती, जब तक शेयर होल्डर्स एजीएम में अप्रूव नहीं कर देते, तब तक कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, एक शेयर होल्डर आया कंपनी के पास, कंपनी मैंने तुम्हारे बोर्ड्स रिपोर्ट में पढ़ा था दैट यू हैव रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 10%। मेरी ना बेटी की शादी है, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, उस पर जो भी 10% डिविडेंड आता है वो मुझे अभी दे दो ना, मुझे उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए।
हेलो, अब तक वो अप्रूव नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स, तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है वो देना। जब शेयर होल्डर्स उसको एजीएम में अप्रूव करेंगे तब वो लाइबिलिटी बनेगी और तब हम तुम्हें वो पैसा देंगे। जब तक शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं कर देते एजीएम में, तब तक हम तुमको कोई पैसा नहीं देने वाले। इट्स नॉट अ लाइबिलिटी unless it is declared by the shareholders at a validly constituted general meeting by passing an ordinary resolution। ये तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। It is one of the ordinary businesses of AGM। Just by passing an ordinary resolution आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। 50% ही अप्रूवल चाहिए मुझे। अच्छा, डिविडेंड हम कौन से वैल्यू पे देंगे? लॉ बहुत ही क्लियर है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। लेकिन सेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये भी बोलता है, देखो फेस वैल्यू 10 है माने, इस पे डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन हमारा जो पेड अप है वो तो सिर्फ 6 रुपीज है। जब मिला ही मुझे 6 रुपया है शेयर होल्डर से, तो मैं 10 रुपीज पे क्यों दूं डिविडेंड? सेक्शन 51 बोलता है कि ठीक है, अगर आपका आर्टिकल्स पेड अप पे डिविडेंड देने के लिए परमिशन दे देता है कि चल यार ठीक है, जितना मिला उतने पे दे दे। अगर आपका आर्टिकल्स बोलते हैं नहीं बॉस, नॉमिनल नहीं, फेस वैल्यू नहीं, हम तो पेड अप पे देंगे, तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आर्टिकल्स अलाउ नहीं करता तब तक लॉ बोलता है फेस वैल्यू पे ही दे दो। एग्जाम्पल भी है, देखो, AB हैज इशूड इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹10। द शेयर्स आर करंटली कोटेड इन NSE एट 250, मार्केट प्राइस है। कंपनी एट एन AGM डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। तो आप मेरे को बताओ, फेस वैल्यू पे दूं या मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू बस, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड देंगे। मिस्टर शेखर ओन्स 1000 शेयर्स विच ही हैड परचेज्ड एट 300 रुपीज। तो क्या 300 पे मिलेगा उसको डिविडेंड? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 10 है, सबको हमने 20% मतलब 2 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया है। इसके पास 1000 शेयर्स हैं, 2 मतलब 2000 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। यस और नो? तो द डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू 10 रुपीज, 2 रुपीज पर शेयर आता है, 2000 रुपीज दे दो। अच्छा, लेकिन मैंने क्या बताया था, सेक्शन 51 ये भी अलाउ करता है कि अगर आपका आर्टिकल्स पेड अप वैल्यू पे देने के लिए बोलता है तो आर्टिकल्स फॉलो करो, आर्टिकल साइलेंट है तो फेस वैल्यू पे दे दो। अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है उन्होंने हमें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन द डिविडेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड। आई विल सी यू देयर। Let us now discuss the types of dividends. वैसे तो dividends are classified on the basis of time and on the basis of shares, type of shares. On the basis of time, they are classified as final dividend and interim dividend. On the basis of type of shares, they are classified as equity and preference dividend. बहुत ही सिंपल है। इस पे मुझे पता नहीं क्या टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा ICAI, क्योंकि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारे उन्होंने प्रोविजंस दिए, पॉइंट्स दिए हुए हैं मॉड्यूल में, तो अच्छे डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो इट मीन्स कि वो कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी तैयारी फुल होनी चाहिए, इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, लेट अस डिस्कस दैट। मोस्ट ऑफ इट आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक आंसर फॉर्म में आपको वो क्या फ्रेम करना चाहिए, क्या पॉइंट्स आने चाहिए, उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। बस उतना ही करने वाले हैं अभी हम। So on the basis of time, that is when they are declared, they may be classified as interim dividend or final dividend. Interim क्या होता है? Interim मतलब दो चीजों के बीच में। Interim dividend means the dividend which is declared between two annual general meetings. Let's say कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ठीक है, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2021, मतलब ये बिगिन होता है 1 अप्रैल 2020 को और खत्म होता है 31 मार्च 2021। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने 2020 में AGM की थी 31 जुलाई को, और मेरी 2021 की जो AGM है वो स्केड्यूल्ड है 8 अगस्त को। अब ये जो दो AGM के बीच में ये जो ड्यूरेशन है, इसमें आप जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हो दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो दो AGM के बीच में जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पर 31 मार्च 2021 को मेरा साल तो खत्म हो गया, तो आप बोल सकते हो मैम फाइनेंशियल ईयर खत्म, अब इस साल का डिविडेंड नहीं दे सकते। नहीं, अभी तक AGM हुई नहीं है ना, तो उस जो नेक्स्ट क्वार्टर है, अगर मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया
तो 1 अप्रैल 21 से लेकर 8 अगस्त, दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल अप्रैल में जून का ही मैं क्वार्टर लेती हूँ, क्योंकि जनरली हम क्वार्टरली रिजल्ट्स बनाते हैं तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में पता चलता है. सो वी मे डिसाइड कि जो 30 जून तक, तो ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, अगर मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, तो मैं 8 अगस्त के पहले पहले, ठीक है, अब मेरे फाइनेंशियल्स बन गए 30 जून तक के. मुझे लगा अरे इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, चलो थोड़ा सा इंटरिम डिविडेंड दे देते. दे सकते हो 8 अगस्त के पहले पहले आप वो डिविडेंड दे दोगे तो उसको भी हम इंटरिम डिविडेंड ही मानेंगे. तो ये बहुत सारे वेरिएशंस है जिसके थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं. इंटरिम डिविडेंड मीन्स अ डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग. मतलब वो डिक्लेयर भी होता है और पे भी कर देते हैं बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स. कौन डिक्लेयर करता है, कौन प्रपोज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब काम कर देते हैं. आपको मेंबर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ना थोड़ी ना बोलेंगे. interim dividend stands on the same footing as that of the final dividend. इसका सिंपली यही मतलब है that the provisions applicable to final dividend will apply to interim dividend also. इसके लिए हमने कुछ बहुत अलग से प्रोविजंस नहीं बनाए हैं. तो जहां पर भी आपको डिविडेंड वर्ड दिखता है एक्ट में, वो फाइनल हो वो इंटरिम हो, प्रोविजन अप्लाई करेगा. बोथ दे when declared become debt, it is a liability for the company, they are payable within 30 days of declaration. तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है 30 डेज में आपको पे करना है, वो भले इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, प्रोविजन तो दोनों को सेम ही लगने वाली है. ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फाइनल डिविडेंड अप्लाई टू इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो. तो ये बार बार वही पॉइंट बोलते जा रहे हैं कि इंटरिम डिविडेंड के लिए हमने कोई अलग प्रोविजंस बनाई नहीं है. जो फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करता है वो इसी को करता है, कॉमन है प्रोविजन सारी. इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ही रेकमेंड करता है और बोर्ड ही डिक्लेयर भी कर देता है, उसको रेटिफिकेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं है. कंपनी बोलती है यार हम ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को थोड़ा खुश कर देते हैं, एक्स्ट्रा मिलता है तो अच्छा ही लगता है. फाइनल डिविडेंड तो हर कोई कंपनी देती है, इंटरिम देना इज समथिंग विच इज लाइक अ बोनस ओनली, नो कि अरे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और डिविडेंड मिल गया. The board of directors may declare interim dividend during the financial year or at any time during the financial period from the closure of the financial year till the holding of the annual general meeting. तो during the financial year तो मैं interim dividend declare कर ही सकती हूँ, लेकिन मेरा year खत्म हो गया 31 मार्च 2021 को मेरा साल खत्म हो गया, लेकिन मीटिंग तो 8 अगस्त की है ना, एजीएम तो मैंने 8 अगस्त की प्लान की हुई है. So any time from the closure of the financial year till the holding of annual general meeting, अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ये पीरियड में, उसे भी इंटरिम ही बोलते हैं. अच्छा, डिविडेंड मतलब पैसा देना है. पैसा कहां से आएगा, सोर्स क्या है? देखो, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा पड़ा है वो ले लो, मतलब रिजर्व यूज कर दो, या फिर जो प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है फॉर विच द इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, उसमें से दे दो. जनरली तो डिविडेंड ऐसे ही होता है ना, करंट ईयर का प्रॉफिट ले लो, करंट ईयर में थोड़ा इनसफिशिएंट लग रहा है, हाँ तो सरप्लस पड़ा है ना पीएनएल में, वो यूज कर लो. या फिर प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर, ओके, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड. अब हमारा जो ईयर होता है ना वो क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3 एंड क्वार्टर 4. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे पहले 2 क्वार्टर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया इस साल, तो इस 2 क्वार्टर में जितना भी प्रॉफिट है वो आप यूज कर सकते हो फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन द 3rd क्वार्टर. ठीक है, तो मैं पिछले साल का सरप्लस यूज कर सकती हूँ, मैं जो इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया है वो यूज कर सकती हूँ. अच्छा, मुझे साल के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उससे एक प्रीसीडिंग क्वार्टर में कितना रिजल्ट था आपका, वो मैं प्रॉफिट यूज कर सकती हूँ. तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, ये एक प्रोवाइजो आ गया यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. रुको, represent करने दो. Company has incurred loss, ये मेरा quarter 1, quarter 2, 3 and 4, ठीक है, इसको represent करते हैं. Company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter
इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मुझे थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो उसके प्रीवियस क्वार्टर तक मैं मेरे फाइनेंशियल्स देखूंगी, प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो फिर क्यों इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है? बहुत बार ऐसे होता है ना, कंपनी अपना गुडविल मेंटेन करना चाहती है, मैंने हर साल डिविडेंड दिया है, इस साल अगर मैंने डिविडेंड नहीं दिया ना तो मेरे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, हिल जाएंगे कि क्या हो गया, कंपनी में डिविडेंड नहीं दे रही है, मुझे तो देना पड़ेगा। मेरे जैसे बाकी लोग हैं वो भी दे रहे हैं, तो मुझे टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द कंपनी, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट, मुझे डिविडेंड देना है। तो ठीक है, हम परसेंटेज पे लिमिट डाल देंगे, एक तो तुम्हारा लॉस है तो तुमको ना उतना ही परसेंटेज दे सकते हो, क्या है वो देखो, इंटरिम डिविडेंड shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial years। ठीक है, तुम्हारा लॉस आ रहा है ना, तो पिछले 3 साल में तुमने डिविडेंड 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुमने जितना डिविडेंड किया उसका एवरेज निकालेंगे, लेट्स से द एवरेज कम्स टू 16%। 16 से ज्यादा नहीं दे सकते, इससे ज्यादा तुम डिविडेंड नहीं दे पाओगे, क्यों? क्योंकि ये लिमिट डाल दिया हमने, अदरवाइज तो तुम, एक तो लॉस है तो तुम बोल दो कि नहीं मेरे को फिर भी डिविडेंड देना, कहां से देंगे, पिछला सरप्लस यूज करके ना, तो उस पर लिमिट डाल रहे हो तुम, बराबर कंपनी एक तो मैनेज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा लॉस हो रहा है और तुमको डिविडेंड भी देना है, लिमिट डाल दिया हमने एवरेज का। अच्छा, ये तो हो गया इंटरिम डिविडेंड के बारे में। नेक्स्ट वी हैव फाइनल डिविडेंड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनल डिविडेंड? वो डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर होते हैं, हर एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस है टू डिक्लेयर डिविडेंड, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। ये जो डिविडेंड है इट इज रिकमेंडेड by the board of directors and it is declared, it is approved by the shareholders in the annual general meeting। बोर्ड बोलता है 10% दो, कैन द शेयर होल्डर से नहीं नहीं 10% तो बहुत कम है यार, कम ऑन 20% तो होना ही चाहिए, ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, 10% से कम 8% डिक्लेयर कर सकते हैं, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। When the dividend is declared at the annual general meeting, it is known as final dividend। It is recommended by the board of directors। और ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम मेंबर्स को कि क्या रिकमेंड हो रहा है? बोर्ड्स रिपोर्ट वो भेजी जाती है ना मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट के साथ में, उसमें लिखा है हमने, तो मेंबर्स को पता चल जाएगा कि बोर्ड क्या रिकमेंड कर रहा है। It is then declared by the company in the annual general meeting by just passing an ordinary resolution। ordinary business है ये। Shareholders don't have power to declare dividend in the absence of recommendation of the board। अगर बोर्ड को लगता है कि इस साल हम डिविडेंड देने के हम कैपेसिटी रखते ही नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आया वो कंपनी को चाहिए फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई प्लांट सेटअप कर रहे हैं, बोर्ड ने बोला इस साल नहीं दे सकते डिविडेंड, तो शेयर होल्डर्स नाराज नहीं हो सकते कि हमको डिविडेंड चाहिए, हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं, रिकमेंडेशन नहीं आई है, डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो बोर्ड कैसे डिसाइड करता है? बोर्ड पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखता है, फिर उनकी कैश रिक्वायरमेंट क्या है वो देखता है, फिर रेकमेंड कर देता है। तो सब कुछ बोर्ड की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, it is at the discretion of the board to recommend or not to recommend final dividend। Final dividend once declared becomes a debt enforceable against the company। मतलब एक बार डिक्लेयर हो गया ना एजीएम में, तो फिर कंपनी तुमको तो पे करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो उस पर पेनल्टीज लग सकती हैं। तो कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पे तो करना ही पड़ेगा। कितने टाइम में? 30 डेज में। अगर कंपनी ने 30 डेज में पे नहीं किया तो भाई कंपनी और जो शेयर होल्डर और जो डायरेक्टर है ना उसको पेनल्टी लग सकती है। फॉर दिस वी विल रिफर सेक्शन 127। डिविडेंड पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शेयर्स, वो इक्विटी भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है। ये तो काफी सिंपल है, ये सारे प्रोविजन हमको पहले से ही पता है। Preference shares, they carry two preferential rights। One is payment of dividend at a fixed rate, fixed amount before it is paid to the equity shareholders। They carry dividend at fixed amount, fixed rate before it is paid to the equity shareholders। Now preference dividend तभी पे करेंगे जब कंपनी के पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है वो एक्यूमुलेट करके हम नेक्स्ट डिविडेंड के साथ पे कर देंगे। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है, इस साल प्रॉफिट नहीं है बॉस, भूल जाओ, तो फिर डिविडेंड लैप्स हो जाएगा आपका। डिविडेंड इज जनरली क्यूमुलेटिव and it need not be paid in absence of profits। ये सारी एक ही एक पॉइंट बोलते जा रहे हैं बार बार।
अगर प्रॉफिट नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिलेगा. क्यूमुलेटिव है तो वो एक्यूमुलेट करके वी विल पे इट अलोंग विद द डिविडेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर. नॉन क्यूमुलेटिव है वो लैप्स हो जाएगा. Cumulative preference shares, it is one which carries the right to fixed amount of dividend या फिर dividend at a fixed rate. Amount fixed होगा या तो फिर rate fixed होगा. They carry cumulative dividends, carry the right to cumulative dividend. If the company fails to pay dividend in a particular year, it will be paid along with the dividend of the next year. अच्छा, next year में भी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है, पहले इनका एक्यूमुलेशन निकालेंगे, पहले इनका एक्यूमुलेटेड डिविडेंड पे करेंगे, फिर अगर कुछ बच जाता है तो वो इक्विटी को मिलेगा. If the dividend is declared in subsequent years, the accumulated arrears of dividend will be paid before any dividend is paid to the equity shareholders. Non-cumulative क्या होते हैं? They don't carry the right to cumulative dividend. अगर एक साल में dividend नहीं पे किया तो वो lapse हो जाएगा. These are shares which do not carry the accumulation right as per articles. अगर articles में कुछ भी नहीं दिया तो by default हम मानेंगे कि preference shares cumulative है. If no dividend is paid in a particular year, it lapses. इक्विटी, अरे भाई इनको तो सब कुछ लास्ट में ही मिलता है, पहले प्रेफरेंस को दे दो, कुछ बच जाएगा तो इक्विटी को दे देना. Equity shares are those shares which are not preference shares. So in other words, it is a share which do not carry, it does not carry two preferential rights, that is right to receive the dividend and right to receive the payment. ये तो मीनिंग है ना इक्विटी शेयर्स का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स? उनके प्रेफरेंस राइट नहीं होती है उनके पास. The rate of dividend is recommended by the board. It may vary. वो तो डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, प्रॉफिट कितना है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है. प्रेफरेंस को भी तो देना पड़ता है पहले, फिर बाद में जो बचा कुछ है वो इक्विटी को मिलता है. The rate depends upon the dividend policy of the company, availability of profit after satisfying the rights of the preference shareholders. Easy है, ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, कवर आपको सारी पॉइंट्स करनी है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट इस पे ध्यान नहीं देने वाला है. अगर आपको लगता है कि आपने पॉइंट सारी कवर कर ली, ओन वर्ड्स में लिखा है, सफिशिएंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेक्शन 123 पढ़ने वाले हैं, द सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. सो आई विल सी यू देयर. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. अब डिविडेंड मुझे देना तो है, उसके लिए पैसे लगते हैं भाई. ऐसे कुछ बस बोल दिया डिविडेंड देना है, इट्स नॉट जस्ट ऑन पेपर ना, यू हैव टू गिव देम मनी, कैश देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं. पैसे आएंगे कहाँ से, क्या क्या मेरे सोर्सेज हैं, वो डिस्कस करेंगे. इस पे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी. सबसे पहले तो लॉ बोलता है दैट डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आप उस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसमें से आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना परसेंटेज देना है. सो डिविडेंड का सबसे पहला मेरा जो ऑप्शन होता है वो है करंट प्रॉफिट्स. तो मैं उस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी और फिर मुझे जो लगता है, जो डिपेंडिंग, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, द प्रॉफिटेबिलिटी, द डिविडेंड पॉलिसी, उसके बेसिस पे बोर्ड रेकमेंड करेगा. तो आप करंट प्रॉफिट्स यूज कर सकते हो. कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स विच दे हैव अर्न्ड फॉर दैट ईयर आफ्टर अराइविंग आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन. ये डेप्रिसिएशन हर जगह पे मेंशन किया हुआ है, ये आप रियलाइज करोगे कि मैम हर बार जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो वो बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के लॉसेस है वो डिडक्ट करो और जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करो, उसके बाद जो बच जाएगा उसमें से प्रॉफिट, उसमें से डिविडेंड देना. बार बार ये डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने की बात क्यों करते हैं, उसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी. तो डिविडेंड हम करंट प्रॉफिट से दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस बार इतना प्रॉफिट है ही नहीं, तो मत दो डिविडेंड. नहीं 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 नहीं, गुडविल मेंटेन करने के लिए डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा ना. तो फिर एक काम कर लो, पिछले साल का जो पीएनएल पड़ा है ना, या रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस पार्ट है वो यूज कर लो. आई कैन यूज द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स. तो पिछले साल में हमने पीएनएल वो एक्यूमुलेट करते हैं ना, वो यूज कर लो. या तो फिर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला जो सरप्लस की बात हो रही है वो यूज कर लो. जैसे जनरल रिजर्व हो गया, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज नहीं होता, वो यूज कर लो. अच्छा, ये जो पीएनएल है, ठीक है, ये जो पीएनएल है ये पिछले साल का मैंने एक्यूमुलेट कर करके रखा है. जब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात होती है, ये सरप्लस जो है इसमें ये पीएनएल आ जाता है. हम इस रिजर्व्स को क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो रिजर्व्स में भी ना बहुत तरीके के रिजर्व्स होते हैं. इट कैन बी अ स्पेसिफिक रिजर्व, इट कैन बी अ जनरल रिजर्व, इट कैन बी अ फ्री रिजर्व.
तो अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया हुआ है वो तो यूज नहीं कर सकते, वो उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो फ्री है, जो जनरल रिजर्व है, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएनएल है, उसका तो वैसे भी कोई यूज नहीं है, वो तो सिर्फ हमने इमरजेंसी के लिए रखा था, उसमें से दे दो। हाँ, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज कर रहे हो ना, तो उस पर थोड़े से कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, वो फॉलो करने के बाद आप डिविडेंड दे सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो अगर इस साल का आप प्रॉफिट यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए ही है। लेकिन हमने जो प्रॉफिट इतने साल जमा करके रखा था, साइड में रखा था, वो तुम यूज कर रहे हो, तो वो तो हमने कंपनी के चलो ना इमरजेंसी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है लगा था, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो हम कुछ कंडीशंस तो जरूर डालेंगे वहां पर। दोनों भी यूज कर सकते हो। इस साल का जो मेरा प्रॉफिट था वो यूज कर लिया, तो जितना कम पड़ गया उतना प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो यूज कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, वो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे एंडोमेंट फंड हो गया, या फिर सिंकिंग फंड हो गया, या देयर इज अ फंड विच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक लाइक परचेज ऑफ एन एसेट, वो सब आप यूज नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही है। लेकिन जो जनरल है या जो फ्री है जिसका कोई यूज नहीं, वो आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट जो भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, the amount representing unrealized gains, notional gains, revaluation of asset, any other change in the carrying value of an asset or a liability on measurement of the asset liability at fair value shall be excluded. तो जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या जो रिजर्व है वो यूज करने देखेंगे, तो लॉ बोलता है देखो जो अनरियलाइज्ड गेन है, मैंने ये किधर तो पढ़ा था, हाँ हमने शेयर एंड शेयर कैपिटल में ये किया था कि सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या है, तो उसमें मैंने फ्री रिजर्व्स आपको एक्सप्लेन किया था। फ्री रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए मैं ये अनरियलाइज गेन निकाल दूंगी। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ना आज शेयर खरीद लिया 100 रुपए में, 4 दिन के बाद उसका प्राइस हो गया 150 रुपीज, चलो भाई 50 रुपीज मैंने कमा लिया, आके पार्टी करते हैं। अरे ये रियलाइज थोड़ी ना की है, रियलाइज मतलब ये जब एसेट सेल करोगे तब पैसा आएगा, वो यूज कर सकते हो। अभी तुमने गेन हो गया, इट डजेंट मीन कि प्रॉफिट हो गया चलो जाके पार्टी करेंगे। नोशनल गेन्स, नोशनल मतलब इमेजिनरी गेन। जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, तो मैं प्रॉफिट अगर तीसरे साल में रिकॉर्ड करूंगी तो वो गलत हो जाएगा, तो मैं हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या वो मेरा रियल प्रॉफिट है? पैसा तो 3 साल के बाद मिलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट तो तब आएगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो इस साल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, मैं खर्चा कर रही हूँ। याद आया वो एग्जाम्पल? तो वो जो गेन है वो नोशनल गेन है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, मेरा लैंड पड़ा था 4 लाख रुपए में खरीदा हुआ, आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई है, रिवैल्यू कर दिया मैंने, तो वो रिजर्व जो रिवैल्यूएशन रिजर्व मैंने क्रिएट किया है वो एक्चुअल थोड़ी ना है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द करंट मार्केट प्राइस। जब सेल करूंगी तब पैसा आएगा, अब तो सिर्फ मैंने रिवैल्यू करके रखा है, वो एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, इसीलिए वो आप यूज भी नहीं कर सकते। एनी अमाउंट इन द कैरिंग अमाउंट, एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट, जैसे बुक वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, वो एक्चुअल पैसा है ही नहीं, कांट बी यूज फॉर डिविडेंड। Before declaration, the carried over previous losses, depreciation, which are not provided in the previous years, they are required to be set off against the profit of the करंट ईयर। आपको जो डेप्रिसिएशन है उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है, जो प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ करने की प्रोविजन आपको रखनी है, सेट ऑफ कर दो, फिर जो बच जाता है वो यूज करना। अभी ऐसा क्यों किया है? देखो जो प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं वो हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर देंगे, एक साल का एक ही साथ कर देंगे तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे साल बाय साल करोगे। अब आपके पास 100 रुपया प्रॉफिट है, मान लो कि आप पूरा का पूरा प्रॉफिट दे देते हो, आप ये प्रीवियस लॉसेस, डेप्रीसिएशन, इनके लिए कोई प्रोविजन ही क्रिएट नहीं करते हो। Now, what is the meaning of depreciation? Depreciation is nothing but wear and tear of the asset. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मेरे एसेट का वैल्यू कम हो गया, मैं यूज करती जा रही हूँ, उसमें वेयर एंड टेयर होता है, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। हम उसकी प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रखोगे तो जब उस एसेट को रिप्लेस करने का टाइम आएगा तभी मेरे पास पैसा जमा होगा, वरना मैं इतना एक साथ पैसा कहां से लेकर आऊंगी। अब मान लो कि मैंने डेप्रीसिएशन क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है, मैंने उस एसेट को 1000 रुपीज पे जो वैल्यू था उसी पे रखा, मैंने उसको डेप्रीशिएट किया ही नहीं। अब जब मैं एसेट सेल कर दूंगी, मुझे 1000 रुपीज तो मिलेगा नहीं, जो मेरे बुक्स में मैंने उसको परचेज किया था वो प्राइस लिखा था, मुझे तो उसका लेट से 200 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि वैल्यू कम होता जाता है, आपने यूज किया, ये भी सेकेंड हैंड हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये तो पुराना हो गया। अब लॉ बोलता है कि
तुम जब एसेट सेल करोगे तो तुम्हारे पास 200 रुपए ही आएंगे। मान लो कि कंपनी वाइंड अप हो गई, ठीक है, कंपनी वाइंड अप हो गई, तुम्हारे पास 200 रुपए ही आए। वाइंडिंग अप पे एसेट सेल तो कर दिया, लेकिन लाइबिलिटीज भी तो पे ऑफ करनी है ना। अब तुम दिखाते जा रहे हो कि हाँ हाँ मेरे पास 1000 रुपीज के एसेट है, मेरे पास इनफ मनी है, लेकिन है तो तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपए ही ना, जो आपने एसेट को सेल करके लिए थे। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने उस डेप्रीसिएशन के लिए, वो वेयर एंड टेयर के लिए कोई प्रोविजन की ही नहीं, कुछ पैसा साइड में रखा ही नहीं। जो भी पैसा था वो सारा का सारा आपने शेयर होल्डर्स को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मैंने ऐसा अज्यूम किया था ना कि पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो पूरा का पूरा पैसा आपने दे दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इस पे भी आपने कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया, आप एसेट को दिखाते जा रहे हो एट 1000 रुपीज ओनली। तो एंड जब हम रियलाइज करने गए उसमें उतना पैसा मिला ही नहीं। आप तो क्या वाइंडिंग अप के भी एक्सपेंसेस नहीं पे कर पाओगे 200 रुपए में। तो जब पैसा आपको जो साइड में रखना चाहिए था वेयर एंड टेयर के लिए, जो प्रोविजन आपको क्रिएट करनी चाहिए थी, वो जब आपने की ही नहीं है, इसका मतलब है कि इट इज एज इफ यू हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। मतलब ऐसा ही हुआ ना कि आपने कंपनी का जो पैसा है वही यूज कर लिया, अभी कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचा। देखो, आपको अपने कैपिटल रिटर्न करने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। क्यों क्यों नहीं बचा है कैपिटल रिटर्न? एसेट बेच के तो उतना आया ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने पैसा साइड में रखा ही नहीं था, मैंने तो सारा दे दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है इतने साल जो आप एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो तो कैपिटल ही था, इसीलिए तो आपके पास कैपिटल रिटर्न करने के लिए पैसा है ही नहीं, वो दे दिया आपने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कैपिटल। वो तो अलाउड है ही नहीं हमारे एक्ट में। हमारा एक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ आप रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, वही रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व्स, हाँ, सिर्फ रिजर्व या प्रॉफिट ही यूज कर सकते हो तो फॉर गिविंग डिविडेंड। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। इसीलिए डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, एसेट को उसके जो ट्रू वैल्यू है उसी पे रिकॉर्ड करते हैं, ताकि दिखाएं कि भाई ये सेल होगा ना, मेरे पास इतना ही पैसा आने वाला है। और प्रॉफिट में भी उसकी प्रोविजंस हम प्रॉफिट में से भी उतना पैसा हम लोग साइड में रख लेते हैं, ताकि कल को अगर एसेट रिप्लेस करना हो तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट्स दे आर नॉट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स तो भाई आज है, वो कभी अर्न करेंगे क्या पता। आज मैंने अर्न किया है, लेट्स से सेल ऑफ लैंड में या मशीनरी मैंने सेल करके प्रॉफिट्स अर्न कर लिए हैं, हर साल थोड़ी ना लैंड सेल करने वाली हूं मैं। तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से नहीं अर्न किया जाता है, दैट इज वाई दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट भी कभी कभार, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी हमको पैसे दे देता है, बोलते चलो ये लो, यू कैन यूज इट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। Company can pay dividend out of the money received from either central or state government, which is for the payment of dividend by the company in pursuance of a guarantee given by that government। की कोई बात नहीं, ये कंपनी को नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? टू मेंटेन अ पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट। कोई एक कंपनी अगर उसकी बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो गई तो बैंक्स का भी नुकसान हो जाएगा, शेयर मार्केट का भी नुकसान हो जाएगा, लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। तो एक बार डिविडेंड देते रहोगे तो लोगों को तसल्ली रहेगी ना कि हाँ कंपनी प्रॉफिट कर रही है। देखते हैं फिर कितने टाइम तक हम ऐसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट देती है कभी कभार इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए, जैसे खादी इंडस्ट्री मुझे प्रमोट करनी है ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, तो डिविडेंड देते जा रहे हैं तो फिर लोगों को लगेगा हाँ ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कंपनी तो डिविडेंड भी देती है, तो उस तरीके से वो कंपनी थोड़ी प्रोग्रेस भी होगी। ट्रांसफर टू रिजर्व्स कंपलसरी है? नहीं। अब आपको दिवाली पे 1000 रुपीज दिए आपके रिलेटिव ने, मम्मी पहले ही आ जाती है बोलने के लिए, बेटा सारे खर्च मत करना, थोड़ा साइड में रखना, क्योंकि हम इंडियंस को आदत है सेविंग करने की, तो थोड़ा साइड में रख इमरजेंसी के लिए। बोलते हैं कि नहीं, हमको तो पेरेंट्स ने यही सिखाया हुआ है। तो हम भी कंपनी को यही बोलते हैं कि तुमने 100 रुपया कमाया है, 100 का 100 डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ऐसा नहीं है। थोड़ा साइड में रखो, कल को इमरजेंसी आ जाएगी, कल को प्रॉफिट नहीं हुआ तो यू हैव रिजर्व्स ना। बट हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, उसका पैसा उसकी मर्जी। आपकी मम्मी ने भी आपको बोल दिया बेटा 1000 रुपीज है उसमें से थोड़ा सा साइड में रख, आपको फोर्स तो नहीं कर सकती। आपने एक चीज देख के रखी है कि दिवाली में मेरे को 1000 मिलेगा, मैं लेके ही रहूंगा, आपको तो कोई कुछ भी बोले आप तो सेव करने वाले ही नहीं हो। तो हम भी कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते, तो कंपनी एट इट्स डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारी मर्जी, हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड यू कैन ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज यू कंसिडर अप्रोप्रिएट। तुम्हारी मर्जी, करना है कि नहीं वो भी तुम्हारी मर्जी, कितना ट्रांसफर करना है वो भी तुम्हारी मर्जी, ट्रांसफर नहीं किया चलेगा तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो सबका साइड में रख के ही फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड, वो तो पॉइंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इस साल मेरे पास प्रॉफिट्स है ही नहीं, क्यों? बिजनेस इतना अच्छा चला नहीं, लेकिन मुझे फिर भी डिविडेंड देना है टू मेंटेन द मार्केट सेंटिमेंट। तो मैंने सोचा चलो अभी क्या करेंगे, पिछला जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके पड़ा हुआ है ना वो ले लो, फ्री रिजर्व्स पड़े वो ले लो।
कंपनी ओइंग ड्यू टू इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, कभी कभार लॉस में भी हम डिविडेंड दे देते हैं पास्ट प्रॉफिट्स यूज करके, कम देंगे लेकिन देंगे जरूर, टू मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी, गुडविल मेंटेन करने के लिए। तो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं विच वी हैव अर्न इन द प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व्स। सच डिक्लेरेशन विल नॉट बी मेड अनलेस यू सेटिस्फाई द कंडीशंस। करंट प्रॉफिट में आपको कितना भी देना है उसमें हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अगर पास्ट प्रॉफिट्स यूज करते हो तो रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, एंड लेट अस गो थ्रू ईच रिस्ट्रिक्शन नाउ। सबसे पहला रूल है दैट द रेट ऑफ डिविडेंड declared shall not exceed the average rate at which the dividend was declared in the last 3 immediately preceding financial year। तो आपका जो dividend है which you are planning to declare from the reserves, वो dividend should be less than the average dividend of the last 3 financial years। ठीक है, तो जो आपका rate of dividend है it should be less than the dividend declared in the immediately preceding 3 financial year average। The total amount which is drawn from such accumulated profit, तो मेरा जो accumulated P&L था उसमें से जो भी मैं विड्रॉ कर रही हूँ, सपोज ये 100 है, जो भी मैं विड्रॉ कर रही हूँ should not exceed 10% of the paid up share capital and free reserves। तो मैं क्या करूंगी, 100 रुपीज अगर मेरा रिजर्व है उसमें से अगर मैं पैसा विड्रॉ कर रही हूँ फॉर डिविडेंड, तो वो 10% ऑफ कैपिटल या फ्री रिजर्व इसका 10% लेंगे, उससे कम नहीं होना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो बैलेंस रह जाता है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 15%, दिख रहा है कि नहीं, ओके, इट मस्ट बी एटलीस्ट 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो बैलेंस है वो 15% रहना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं, ये तो मुझे 15% मेंटेन करना ही पड़ेगा, फिर डिविडेंड का अमाउंट आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो डिविडेंड देने के बाद जो बैलेंस बचता है वो एटलीस्ट 15% तो रखना ही रखना है। वो कहां पर दिया हुआ है, वो हमने प्रोविजन नेक्स्ट यहां पर कवर की है, दैट द बैलेंस आफ्टर द रिजर्व आफ्टर विड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। कुछ भी कर लो आप, जो भी विड्रॉल कर रहे हो, जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, दैट विल बी फर्स्ट यूटिलाइज to set off the losses of the financial year in which the dividend is declared, otherwise it will be considered as if you are declaring dividend out of capital। तो पहले आप जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ करो, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपका प्रॉफिट कम करेगा ही, तो उसको पहले आप सेट ऑफ करो, फिर जो आपके पास बैलेंस रह जाता है दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस and the depreciation not provided for in the previous year are set off। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि depreciation और ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है इनको प्रोवाइड करना, इनको सेट ऑफ करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पहले आप कर दो, फिर डिविडेंड दे दो, वी हैव नो प्रॉब्लम। रिजर्व तो वैसे भी यूज करने के लिए था, उस पर कोई तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो रखा नहीं था। Declaration of dividend from free reserve, dividend cannot be paid out of capital even if the articles authorize the payment। कैपिटल यूज करके आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्यों, नहीं, वो पैसा तो कंपनी का ही है, कंपनी के पास आया हुआ है, नहीं, जो प्रॉफिट तुमने ड्यूरिंग द ईयर कमाया है वो यूज कर सकते हो। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविडेंड विल नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। तो जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं, वो आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तो कोई पर्पस के लिए होगा, और कैपिटल रिजर्व हर साल थोड़ी ना अर्न करते हैं। Again, we are repeating the same point. No company shall declare dividend unless the previous year carry forward losses and depreciation have not been provided, which have not been provided for, are set off। जो भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो 5 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डिक्लेरेशन यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन विद अ शेड्यूल्ड बैंक। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन हो गई मेरी, उसके 5 दिन के अंदर अंदर 5 डेज में मुझे ये अमाउंट डिपॉजिट करना है in a separate bank account which I have to open with a scheduled bank। डिविडेंड मुझे कैश में देनी है, आप हार्ड कैश दे दो, या फिर आप बोलोगे यार कैश कौन देने जाएगा, अभी आजकल डिजिटल का जमाना है, ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको चेक में भी दे सकते हो, वारंट इशू कर सकते हो, इलेक्ट्रिक मोड में भी दे सकते हो, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है आजकल तो डिविडेंड्स आर पेएबल इन कैश नॉट काइंड। आप गिफ्ट्स गुड्स, लाइक मेरे पास डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है, मैं तो टॉयज मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, वही रख लो, नहीं कर सकते। डिविडेंड्स दैट आर पेएबल इन कैश
दे मे बी पेड आइदर बाय चेक, वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड कैश ही देना है, आप चेक भी दे सकते हो, वारंट दे सकते हो, जो बैंक में जाके आपको पैसा मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड से डायरेक्ट नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर कर सकते हो। Dividend will be payable only to the registered shareholder. Registered shareholder मतलब person whose name is mentioned in the register, या तो इज ऑर्डर मतलब ऑथराइज पर्सन, या फिर उसके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब आपने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। देखो बोनस भी तो एक तरीके का डिविडेंड ही हुआ है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है तो मैं उनको बोलती हूँ शेयर्स रख लो। लेकिन हाँ, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है तभी आप उनके साथ मांडोली नहीं कर सकते, अरे छोड़ना मेरे पास पैसा नहीं है तू शेयर रख लेना। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो फिर तो देना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और पेइंग अप द अमाउंट विच इज अनपेड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि भाई हम बोलते हैं कि जो अनपेड है वो तुम मत दो, हम तुम्हारा वो जो अनपेड अमाउंट है ये मानेंगे कि मिल गया है, एंड जो माफ कर दिया हमने दैट आप समझो कि आपको डिविडेंड मिल गया। समझ रहे हो? तो 4 रुपए मेरे को उनसे लेने थे और 4 रुपए डिविडेंड देना था। मैंने बोला कुछ भी मत दो, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे ना, हम तुम्हें डिविडेंड देंगे ना तुम हमें कॉल दो। तो हम मान लेंगे कि आपके शेयर्स अभी फुल्ली पेड अप हो गए, आपको डिविडेंड मिल गया और मुझे भी पेमेंट मिल गई आपसे। तो वी आर यूजिंग इट टू पे अप द अमाउंट अनपेड ऑन द टाइम, अनपेड ऑन द शेयर्स। वो सब परमिटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आपने आपके जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उनको रीपे नहीं किया, या फिर आपने इवन दो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, देन जब तक ये डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगा वी विल नॉट अलाउ यू टू गिव डिविडेंड। एक तो आप बोलते हो कि आपके पास रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं है और आपको डिविडेंड देना है, पहले डिपॉजिट रीपे करो। तुमको बोला था ना कि तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द पब्लिक, फिर क्यों किया? रिटर्न करो, और जब तक रिटर्न नहीं करोगे डिविडेंड पे नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ पनिशमेंट ओनली। जो पैसा आया पहले वो रीपेमेंट में डालो। सेक्शन 8 कंपनी, वो तो भैया डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती, सो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और अगर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज हैविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड टू द मेंबर्स। तो काफी सारे प्रोविजन है, लेकिन एक ही बार रिपीट होता जा रहा था कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर के लॉसेस है जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए वो पहले सेट ऑफ करो, पहले वो सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करो, फिर हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने देंगे। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जैसे ये इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज प्रोविजंस फॉर एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सेक्शन 123। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड। लेट अस नाउ डिस्कस सेक्शन 124 जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में आपको बताता है। अब कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड, तो लॉ बोलता है जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो 5 डेज के अंदर अंदर आपको वो पैसा अलग से स्केड्यूल्ड बैंक में रखना है। ऐसा क्यों? देखो कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इट बिकम्स अ लायबिलिटी, इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, पे करना ही पड़ेगा उनको। आप अगर उसको साइड में नहीं रखते वो पैसे को, तो कंपनी खर्च कर सकती है। तो हम बोलते हैं कि जितना भी पे करना है उसको पैसे पहले साइड में रख दो। तो मैंने ना एक टाइमलाइन बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस टाइमलाइन को फॉलो करके यू विल गेट ऑल द प्रोविजंस आर प्रॉपर्ली मेंशन्ड इन दिस टाइमलाइन। अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो डिपॉजिट करना है इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन विद अ शेड्यूल्ड बैंक। डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो पैसा पे करना है टू द शेयर होल्डर। एंड लॉ ये भी बोलता है कि उस 30 डेज के अंदर अंदर वो अमाउंट क्लेम हो जाना चाहिए। मैम हाउ डज दिस वर्क? अब पहले क्या होता था, डिविडेंड वारंट्स इशू किए जाते थे। तो अभी आपको मैंने डिविडेंड वारंट दिया, आपके घर पे आया, आप बैंक के पास गए और आप बैंक को बोलते देखो ये डिविडेंड वारंट है, इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे दो। लेकिन बहुत सारे लोग वो डिविडेंड वारंट लेकर जाते ही नहीं थे। डिविडेंड मान लो आपका 5 रुपए 10 रुपए है, आप वो वारंट लेके जाओगे, इतना टाइम डालोगे बैंक में, वो भी देखेगा आपको 10 रुपए के लिए आया है, तो बहुत सारे लोग वो क्लेम ही नहीं करते थे। इसीलिए फिर लॉ ने बोला अभी तो सबके पास बैंकिंग चैनल्स आ गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दो ना। तो इसीलिए आजकल जो भी बैंक डिटेल्स देता है, जो भी नेट बैंकिंग की डिटेल्स देता है, उसके तो अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन अब भी अगर वारंट्स आप दे रहे हो तो आपको तो 30 डेज में डिस्पैच करना ही है, उसको भी 30 डेज में क्लेम करना ही है। टाइमलाइन दोनों के लिए अप्लाई करती है, कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर अंदर मैंने इसको शेड्यूल बैंक में डाल दिया वो पैसा। डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर मुझे वही अकाउंट में से डिविडेंड पे करना है
वारंट्स अगर इशू करती हूँ तो लोगों को क्लेम करना है वो। अब अगर आपने नहीं किया ये, मान लो कुछ ऐसा रीजन हो गया कि मैंने पे नहीं किया, कंपनी ने पे ही नहीं किया वो डिविडेंड, डिविडेंड वारंट्स दिए थे, सामने वाले ने क्लेम ही नहीं किए, तो ऐसे अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड कंपनी के पास अब भी पड़ा है। तो वो जो मैंने 5 दिन में स्केड्यूल्ड बैंक के पास एक अकाउंट ओपन किया था ना, वहां पर मैंने ये रखा हुआ है, लोगों ने क्लेम ही नहीं किया। तो लॉ बोलते ठीक है, जितना भी अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड आया है उसको अभी एक अलग से अकाउंट ओपन करो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि ये चीज तो हर साल होने वाली है आपके साथ में। तो हाउ विल यू कीप अ ट्रैक कि कितना मुझे देना है और कितना अनपेड या अनक्लेम्ड है। तो लॉ बोलते हैं ये जो अकाउंट है ना, ये सिर्फ डिसबर्समेंट के लिए यूज करो, देने के लिए यूज करो, इसी में जो पैसा बच जाता है वो एक अलग से अकाउंट ओपन करो शेड्यूल बैंक के पास ही, नोन एज द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये जो सेक्शन 124 हम पढ़ रहे हैं। तो डिक्लेरेशन के 5 डेज में मैंने अलग से अकाउंट में ये पैसा डाल दिया। डिक्लेरेशन के 30 डेज में मुझे पे करना है और लोगों को क्लेम भी करना है। मैंने पे ही नहीं किया तो मुझे पेनल्टीज लग सकती हैं अंडर सेक्शन 127, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, 30 डेज खत्म हो गए, ना मैंने पे किया ना लोगों ने क्लेम किया, जो भी रह गया उधर, जो भी रह गया, कुछ आपने दे भी दिया होगा कुछ नहीं दिया, जो भी वो अकाउंट में अनपेड या अनक्लेम्ड रह गया है, ऑल दैट सीधा उठा के हम डाल देंगे इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सो विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेट 30 डेज, देखो एरोज विल दे आर वेरी क्लियर, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या ट्रांसफर हो रहा है। तो 30 डेज एक्सपायर होने के 7 डेज के अंदर अंदर आई हैव टू ट्रांसफर दैट मनी टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगेन ओपन विद अ शेड्यूल्ड बैंक। ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर अंदर मुझे अपनी वेबसाइट और दूसरी एक वेबसाइट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रेस्क्राइब करेगा, वहां पर एक लिस्ट भेजनी है कि ये मेरा नेम ऑफ द शेयर होल्डर है, दिस इज द लास्ट नोन एड्रेस, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच वॉज अनपेड और अनक्लेम। ऐसी लिस्ट मुझे वेबसाइट पे डालनी है। अभी क्यों डालनी है, बहुत बार ऐसे होता है हमने तो वारंट भेजा, तुमको मिला ही नहीं क्योंकि तुमने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, हमें बताया ही नहीं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर होल्डर, व्हाट इज द लास्ट नोन एड्रेस, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेएबल, ये डिटेल्स भी मुझे लिखनी है वहां पर, एंड आई विल पोस्ट इट ऑन द वेबसाइट। अगर मैंने नहीं, अच्छा, दैट इज इफ एनी। मैं आपको ये बात बताना शायद रह गया मेरा कि अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो, देन यू विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। और ये जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है वो इन शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाएगा। अच्छा, ये 7 डेज में मैंने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, वहां पर वो 7 साल के लिए पड़ा रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाएगा ना, अरे मुझे मेरा डिविडेंड नहीं मिला, तो अकाउंट में पड़ा है वहां से दे दो। 7 ईयर्स तक आप उस अकाउंट में रखोगे, भाई अकाउंट में रखा तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो डिविडेंड इंटरेस्ट सब दे देंगे उसको। अरे 7 साल तक पड़ा रहा, कोई आया ही नहीं क्लेम करने, 7 ईयर्स खत्म होने के बाद देन वी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द IEPF, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। डिविडेंड के साथ इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होगा और शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएगा। भाई 7 साल तक कोई आया नहीं है, शायद पता नहीं ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, शेयर होल्डर शेयर्स भी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन उन 7 सालों में अगर आपने कोई भी एक साल में डिविडेंड क्लेम कर दिया ना, तो आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। फिर जो बाकी 6 साल का आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि एक बार तो एक साल में तो कभी तो आए ना आप वो डिविडेंड क्लेम करने। Amount remaining in the unpaid dividend account after 7 years will be transferred to the unclaimed. After 7 years, we will transfer that unpaid or unclaimed dividend to the investor education and protection fund. डिविडेंड के साथ उसका इंटरेस्ट जो भी उसने वो कमाया है उस अकाउंट में, प्लस द शेयर्स विल आल्सो बी ट्रांसफर टू IEPF। लोग डर जाते हैं ना, लोगों को लगता है अरे मेरे शेयर्स चले गए, गवर्नमेंट के हो गए मेरे शेयर्स तो अभी चले गए। टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ा सा पेपर वर्क है, वो लेके आ जाओ और अपने शेयर्स ले लो। हम ये नहीं बोल रहे कि वो शेयर्स गवर्नमेंट के हो जाएंगे या IPF में चले गए तो आपके शेयर्स गए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हम। प्रूफ लेके आओ, डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ, ले जाओ शेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी टाइमलाइन, और इसको अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, इसके बाद मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लूंगी फ्रॉम द स्लाइड, और आपके नोट्स भी एक बार रीड कर लेंगे। जरा ये लिख लो, डन। ओके, वीडियो पॉज किया था ना। ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन, अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124
कैसा आएगा इस पे क्वेश्चन, थ्योरी केस बेस्ड दोनों आ सकते हैं. When the dividend has been declared by the company but it has not been paid, मतलब मैंने पे ही नहीं किया, या फिर मैंने तो वारंट्स दिए थे उन्होंने क्लेम ही नहीं किए, within 30 days from the date of declaration, ठीक है 30 days के अंदर अंदर ये पे या क्लेम होना चाहिए था, then the company shall within the next 7 days from the expiry of the said 30 days, तो 30 days तक तो मैं वेट करी थी लोग क्लेम करेंगे, कंपनी भी पे करती जा रही थी, 30 डेज खत्म हो गए, जितना भी अनपेड या अनक्लेम्ड है 7 डेज के अंदर अंदर उसको मैं ये अकाउंट में से निकाल के डाल दूंगी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन विद अ शेड्यूल्ड बैंक, और वो अकाउंट का नाम हम देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट. इसमें सारे जितने भी अनपेड अमाउंट है वो उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा. 90 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर अंदर, तो 90 डेज ऑफ मेकिंग द ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और लिस्ट में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, लास्ट नोन एड्रेस क्या था ताकि उनको पता चले कि अरे ये हमारे पास डिटेल्स हैं, इधर हमने भेजा था, आपने अगर एड्रेस चेंज किया तो हमको बताना चाहिए ना, हमने तो पुरानी जगह पे वो भेज दिया वारंट. अच्छा, अनपेड अमाउंट कितना है इनका, अनपेड डिविडेंड कितना है टू ईच पर्सन, एंड दे विल प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी की वेबसाइट है, और अगर नहीं भी है तो भी, and also on the other website approved by the central government. ये एक ही एम है कि लोग जाके देखेंगे, अरे तेरे को डिविडेंड मिल गया, मुझे तो नहीं मिला, क्या हो गया, वेबसाइट पे जाओ देख लो, आपने गलत एड्रेस दिया था इसीलिए डिविडेंड नहीं आया. दिस इज द रीजन कि हम डिविडेंड क्यों कि हम उसको क्यों बोलते हैं कि तू वेबसाइट पे इसको पोस्ट कर दे. एक ना एमसीक्यू आया था स्टूडेंट्स, जिसमें उन्होंने ये जो पार्ट है ना इस पे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने पोस्ट तो कर दी लिस्ट, मैंने ये तो बता दिया कि 90 डेज में वेबसाइट पे मैंने डाल दिया कि डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन उनका नाम, लास्ट नोन एड्रेस, अमाउंट ऑफ डिविडेंड वो सब भी तो लिखना चाहिए ना. सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट लिखने से नहीं चलेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, व्हाट इज द लास्ट नोन एड्रेस, वो भी तो डिटेल्स चाहिए ना. उस पर क्वेश्चन आया था. अच्छा, अगर मैंने ट्रांसफर नहीं किया इस अकाउंट में तो नहीं चलेगा भाई. If any default is made in transferring the total income to the unpaid dividend account, the company will then have to pay interest at the rate of 12% per annum on so much amount that has not been transferred to the said account. So let's say कि 1 crore 50 lakhs, okay, 1.5 crores मुझे ट्रांसफर करने चाहिए थे, मैंने सिर्फ 1 crore ट्रांसफर किए टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट. 50 lakhs जो आपने ट्रांसफर नहीं किए उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 12% पर एनम का. The interest accruing on such amount, ये रहा interest accruing, shall ensure, that is it will be available to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them. तो जितना भी वो पैसा हमने पे नहीं किया in the unpaid dividend account, तो वो हम यूज करेंगे for the benefit of the members in proportion to the amount remaining unpaid to them. तो let's say for example कंपनी ने 50 लाख रुपीज ट्रांसफर नहीं किया था, तो उस 50 लाख पे 12% कितना आता है, वो जो इंटरेस्ट है वो हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोपोर्शनेटली, जितना भी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड है. जैसे मुझे 100 रुपए डिविडेंड मिलना था, नहीं मिला, तो अब मुझे वो 100 रुपया तो मिलेगा, साथ में जो कंपनी ने पे नहीं किया उस पर इंटरेस्ट दिया था उसका भी थोड़ा सा प्रपोर्शन मुझे मिल जाएगा. Any person claiming to be entitled to the money transferred to the unpaid dividend account may apply to the company for payment of the money claim. तो unpaid dividend account में ट्रांसफर हो गया है, तो अगर आप प्रूव कर देते हो कि ये अमाउंट मुझे मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं, दे देंगे, वैसे भी तो ये डिविडेंड है, आप क्लेम कर लो, हम आपको दे देंगे. ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF, भाई 7 साल तक ये अमाउंट पड़ा रहेगा मेरे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, वहां पर वो 7 साल तक पड़ा रहेगा. आफ्टर 7 years अगर कोई भी क्लेम करने नहीं आ रहा है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू दी IEPF. अभी इसका क्या यूज है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 में. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कि क्या अमाउंट क्रेडिट होगा IEPF में, उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे. तो 7 years के बाद दिस मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द IEPF along with the interest accrued on such amount. तो जो अमाउंट वैसे भी बैंक में पड़ा था उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट, शेयर्स, वो अनपेड डिविडेंड, वो सब कुछ चला जाएगा IEPF में. द शेयर्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू IEPF. लेकिन लोग तो डरे हुए हैं ना, लोग तो डरे हुए हैं,
अरे टेंशन मत लो, पेपर वर्क करवा दो, शेयर्स मिल जाएंगे वापस. All shares on which the dividend has not been paid or claimed for 7 years will be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund. लोगों को लगा कि ये शेयर्स अब IEPF के हो गए. नहीं. Any claimant will be entitled to claim the above shares. Okay, claimant can claim in accordance with such procedures and submission of such documents as may be prescribed. तो ऐसा मत समझो कि शेयर्स चले गए, डॉक्यूमेंटेशन दे दो, ले जाओ शेयर्स. मैंने आपको क्या बताया था, इन 7 सालों में अगर 1 साल में भी आपने डिविडेंड क्लेम किया है तो आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे ना IEPF में. वही तो लिखा है यहाँ पर. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस एनी डिविडेंड, ओके, एनी डिविडेंड is paid or claimed for any year during the 7 consecutive years, then the shares will not be transferred to the IEPF. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा लोगों के लिए कि उनको लगेगा कि भाई मेरे शेयर्स गए, डिविडेंड तो गया, शेयर्स भी गए. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने किसी भी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन में डिफॉल्ट कर दिया, ना तो मैंने ट्रांसफर किया, ना मैंने वो शेयर्स प्रॉपर्ली ट्रांसफर किए, ना मैंने इंटीमेशंस दी टू द शेयर होल्डर, वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, कंपनी को पेनल्टी लगेगी ऑफ ₹1 लाख कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए. ओके, 1 लाख तो पेनल्टी लगनी है फॉर एवरी कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट. ₹500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 lakhs. 1 लाख तो भरना ही है, लेकिन एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट के लिए आफ्टर द फर्स्ट ₹500 भरना है आपको. ऑफिसर को ₹25,000 तो पेनल्टी है ही है, प्लस ₹100 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs. तो ₹25,000 पेनल्टी भरनी है, प्लस पर डे ऑफ डिफॉल्ट जितना कंटिन्यू होता जाएगा उतनी पेनल्टी तो देनी पड़ेगी आपको. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रोविजंस फॉर सेक्शन 124. पेनल्टी मेरे हिसाब से याद करके जाओगे तो अच्छा रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 125 IEPF. Let us now discuss the concept of IEPF, Investor Education and Protection Fund, section 125. अब IEPF में क्या है? IEPF एक फंड है जहां पर सर्टेन क्रेडिट्स हैं, सर्टेन चीज़ों के लिए हम वो पैसे को यूज़ करेंगे. बहुत ही वेल डिफाइंड सेक्शन है मेरे हिसाब से. तो इसमें क्या क्रेडिट होगा फंड में, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसके सारे प्रोविजंस हैं. नाम में ही उसका पर्पस छुपा हुआ है. देखो, पैसा जो जहाँ से भी आया है वो यूज़ किया जाएगा टू एजुकेट द इन्वेस्टर एंड टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट. तो उसको हम एजुकेट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर करनी चाहिए, उसके लिए क्या सही है, व्हाट आर द राइट्स दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ. We will try to protect him. एक बार उसको अपनी राइट्स पता चल गई तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है. जैसे आई नो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, बट आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. ये एक तरीके का उनको एजुकेट ही कर रहे हैं ना कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो ये म्यूचुअल फंड्स आखिर में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिस्क है, सो बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क. बस ये हम उनको बताना चाहते हैं. तो इस तरीके से हम इन्वेस्टर को एजुकेट करेंगे थ्रू सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट एड्स हो गई, या तो फिर टेलीविजन एड्स हो गई, न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे ना, ऐसा काफ़ी कुछ आता रहता है इन विच इज़ इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर. अच्छा, इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस पे मोस्टली वो थ्योरी क्वेश्चन ही पूछेंगे. एंड आपको बस इतना समझना है कि ये फंड में सोर्स क्या है और इसका यूटिलाइजेशन कैसा है. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. सबसे पहले तो ये फंड है, तो फंड क्रिएट कौन करता है वो देख लेते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड फंड कॉल्ड द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. तो ये एस्टैब्लिश किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी कॉम्पोजिशन भी बताएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है तो वो उसकी ऑडिट भी करवाएगा. फंड है, पैसा है आखिर में. इस फंड में क्रेडिट क्या होगा, इसमें जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आएगा. What will be credited? Any amount given by the central government by way of grants. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है कि चलो इन्वेस्टर की एजुकेशन करनी है ना, ये लो मेरे से पैसे ले लो. तो जो भी पैसा गवर्नमेंट से आया है वो हम यूज करेंगे फॉर द एक्टिविटीज विच आर प्रिस्क्राइब.
डोनेशंस गिवन टू द फंड्स बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम के लिए आपने फंड बनाया, इन्वेस्टर की एजुकेशन और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, आपको डोनेशन दे रही है, ग्रांट्स दे रही है. The amount which is lying in the unpaid dividend account of the company will be transferred over year. हमने डिस्कस किया था ना, 7 years तक वो इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा. 7 years के बाद उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू IEPF. सो दिस विल बी आफ्टर 7 years. अच्छा, अब इतना सारा पैसा आपने डाला है, बैंक में पड़ा है ना, ये फंड में पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट भी आता होगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको बैंक में ही रखोगे. जब भी आपको फंड मिलेगा ना स्टूडेंट्स, उसके अगेंस्ट आपको इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेंगे. जैसे आपने पढ़ा होगा सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड के अगेंस्ट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. प्रोविडेंट फंड की अगर आप बात करो तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो जहां पर भी फंड क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं. और इसके पीछे का लॉजिक ये है, फंड अभी के अभी तो यूटिलाइज करना नहीं है, टाइम है ना उसके लिए, इसको आइडल क्यों रखे, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं. इसको इन्वेस्ट करोगे तो इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, वो इंटरेस्ट भी इधर क्रेडिट कर देंगे, फिर जब कोई हमारा अनपेड डिविडेंड लेने आएगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ दे देंगे. इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड फ्रॉम द फंड. Amount received through disgorgement or disposal of security seized from a person who has been convicted for personation for acquisition of securities. अब ये जो disgorgement है, इसका मीनिंग क्या होता है? It is the profit earned through unlawful or illegal बोलो activities. तो मान लो कि कंपनी के एम्प्लॉयज ने कुछ गलत काम कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया, पकड़े गए, तो जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है इधर डाल दो, उनको दे तो नहीं सकते. एनी अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड थ्रू डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी सीज्ड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर पर्सनेशन. ये हमने पहले भी पढ़ा था. पर्सनेशन मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोई और पर्सन हूं, लाइक शेयर्स ए के थे, वो पता नहीं मैं ये हूं. तो इन दैट केस वॉट एवर मनी दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हिम वो यहां पर आ जाएगा. एनी मनी रिसीव थ्रू डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, उसने सेल कर दी थी, अब ये सिक्योरिटीज उसकी नहीं है, उसने इम्पोर्सनेट किया था. बहुत बार ऐसे होता है कि शेयर्स उसके होते नहीं है, वो अप्लाई कर देता है इन वेरियस नेम्स. जैसे हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था, वो A B C अलग अलग ना नाम पे एप्लीकेशन देता है, अपने ही नाम को अलग तरीके से, पहले सरनेम लिखता है फिर नेम लिखता है. जो भी प्रॉफिट तुम कमाते हो वो यहाँ पर आ जाएगा, वो हम उसके पास रखेंगे ही नहीं. Application money received by the company for allotment of any securities and it is due for refund. This is also after 7 years. तो एप्लीकेशन मनी जो मुझे मिला है, अब उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट्स हुए ही नहीं है. तो हमने पहले पढ़ा था कि जो भी आपको एप्लीकेशन मनी मिलता है, अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हो तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा. आपने रिटर्न किया ही नहीं. अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंपनी करना नहीं चाहती थी, मे बी कंपनी गई थी रिटर्न करने के लिए, लेकिन पता चला कि वो शेयर होल्डर ने अपने डिटेल्स गलत दिए थे या उसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, कंपनी उसके रिटर्न नहीं कर पाई. तो 7 years तक हम वेट कर रहे थे, कभी कोई आएगा वो एप्लीकेशन मनी का रिफंड मांगने कि भाई मैंने एप्लीकेशन मनी दिया था, तुमने शेयर्स तो अलॉट किए नहीं, मुझे मेरा पैसा वापस दो. कोई आया ही नहीं. तो मैं तो 7 साल तक वेट कर रही थी, भाई कोई आया ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया. मेच्योर डिपॉजिट्स विद अ कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनी का तो काम ही ये होता है ना, डिपॉजिट्स लो और उनको फिर लोन के तौर पे दो. डिपॉजिट्स मेच्योर हो जाते हैं तो वो रिटर्न कर देते हैं. मेच्योर डिपॉजिट्स विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज. अच्छा, मेच्योर डिपॉजिट्स थे, पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हुए थे हमने या फिर मेंबर्स ने डिपॉजिट्स दिए हुए थे, तो अब वो मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो मेंबर भी, उसका कोई अता पता ही नहीं है, हम उसको दे ही नहीं पा रहे, उसने बैंक डिटेल्स गलत दिए या तो फिर दिए ही नहीं या चेक कलेक्ट करने आया ही नहीं या उसने चेक डिपॉजिट किया ही नहीं, तो हम पैसा नहीं दे पाए. अच्छा, बैंक में क्या होता है, जनरली आपके बैंक से पैसा आता है और बैंक में ही चला जाता है, तो उसमें ये सब डिफॉल्ट होने का चांस नहीं होता है बैंकिंग कंपनी में. अच्छा, मेच्योर डिपॉजिट 7 साल तक वैसे ही पड़े थे, अब क्या करे, 7 साल हो गए, इधर डाल दो, IPF में डाल दो. मेच्योर डिवेंचर्स विद अ कंपनी, अच्छा दे आर लाइंग मोर देन 7 years, सब में ये स्टैंडर्ड है 7 years. 7 years तक हम अपने पास रखेंगे, बाद में IPF में डाल देंगे. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द अमाउंट्स रिफर टू अबाउट, तो इनके ऊपर भी जो इंटरेस्ट अर्न किया है, क्योंकि पड़ा ही था ना बैंक में, कोई आया ही नहीं क्लेम करने,
तो वो यहाँ पर डाल दिया, साथ में इंटरेस्ट भी डाल दो, प्लस इंटरेस्ट. Sales proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus, merger, amalgamation for 7 or more years. Fractional shares क्या होते हैं? अब आपने पढ़ा होगा bonus shares में 1 bonus share is given for every 3 shares held. अब बहुत बार ऐसे होता है कि fractions में आता है, fractional shares तो हम दे नहीं सकते, तो लॉ बोलता है कि जो फ्रैक्शन वाला है ना अमाउंट, जो फ्रैक्शन है उसको कैश में सेटल कर दो. ठीक है, कैश में सेटल कर दो. लेकिन अब पैसा देने के लिए वो बंदा मिलना तो चाहिए ना, वो मिला ही नहीं. तो यहाँ पर 7 साल तक पड़ा था, ठीक है, अभी वो नहीं मिल रहा है तो डाल दो आईपीएफ में. रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 और मोर ईयर्स. अरे सब कुछ 7 ईयर्स का ही अटका हुआ है यहाँ पर. सबके लिए हमने स्टैंडर्ड रखा है, 7 साल तक ट्राई करो, नहीं दे पा रहे हो तो फिर यहाँ पर डाल दो. अनपेड और अनक्लेम्ड redemption amount remaining either unpaid by the company or unclaimed by the preference shareholder, any such amount as may be prescribed. तो बहुत ही स्पेसिफिक क्रेडिट्स होते हैं ये फंड में, और दिस इज द लिस्ट ऑफ क्रेडिट. अच्छा, पैसा आया है, उसका यूज कैसे होगा, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, देखते हैं. देखो, अभी अनपेड डिविडेंड इधर डाला था, कोई क्लेम करने आ गया, यहीं से दे दो. सो अनक्लेम डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट्स, अब लोग आ गए लेने, matured debentures, application money due for refund, interest, तो लोग क्लेम करने आए हैं, यहाँ पर पैसा पड़ा है, इधर से ही दे देंगे. प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हाँ चलो आखिर में इनको याद आ ही गया जिस चीज के लिए फंड क्रिएट किया था, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, वो तो करना ही पड़ेगा ना. Distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures. Shareholders, debenture holders, depositors who have suffered loss due to wrongful action by any person in accordance made with the order by the court which had ordered the disgorgement. अब एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया, मान लो कंपनी ने उन एम्प्लॉय से पैसा रिकवर कर लिया, अब ये पैसा कंपनी का थोड़ी ना हो गया, तो कंपनी ने आईपीएफ में डाल दिया. केस चल रहा है अभी उन एम्प्लॉइज के अगेंस्ट, तो केस में जज बोलता है देखो अभी फाइनल हो गया, एम्प्लॉइज ने किया था फ्रॉड, जो भी एप्लीकेंट्स का नुकसान हुआ है चलो उनको पे कर दो. तो कंपनी क्या बोलती है, हाँ हमारे एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया था ना, वी आर लायबल ऑन देयर पार्ट, ये हमने उनसे प्रॉफिट रिकवर किया था, आईपीएफ में पड़ा था, वही हम इनको दे देते. भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ था, एप्लीकेंट्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये लो यहाँ से तुम लोग पैसे ले लो. Reimbursement of legal expenses incurred in pursuing cases filed by the members, debenture holders, depositor holder if it is sanctioned by the tribunal. अच्छा, अब बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी के अगेंस्ट केसेस हो जाते हैं, कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कंपनी को केस अभी आया है तो फाइट तो करना पड़ेगा, उसमें लॉयर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, लीगल चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे. तो बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी अगर केस जीत जाती है तो फिर बोलती है भाई हमारी कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने केस कर दिया हमारे ऊपर, तो अभी देखो हमारा इतना खर्चा हो गया, ठीक है ये फंड में से ले लो. चलो कोर्ट अगर अलाउ करता है ना तभी मिलेगा. एनी अदर पर्पस एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पर लास्ट में ये सब डाल के उन्होंने बोल दिया कि भाई हमको जब चाहिए हम इसमें अमेंडमेंट करके वहां पे चेंजेस ला सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन बदली कर सकते हैं. ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद करके जानी है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी फंड है ना, फंड है उसको मैनेज करना पड़ेगा, इतना पैसा आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंड क्रिएट कर रही है तो सब पैसा इधर ही आएगा ना सारी कंपनीज का, उसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए और अच्छे होने चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये फंड क्रिएट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड. अच्छा, उसमें क्या कौन आएगा, उसमें आएगा एक चेयरपर्सन, ये उस फंड को पूरा मैनेज करते हैं, मतलब हेड. उनके अंदर आएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7. तो उसकी कॉम्पोजिशन में 7 मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग कंपलसरी, एक चेयरपर्सन तो होना ही चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव तो होना ही चाहिए, मेंबर्स लेस देन 7. ठीक है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट. तो फंड क्रिएट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, उसमें क्या क्रेडिट होगा, कैसे यूज होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बता रहा है, उसको फंड को कैसे मैनेज करना है अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट की है. अब पैसा आ रहा है भाई, वो यूज कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए. द अकाउंट्स ऑफ द फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ना, तो ऑडिट भी करवाएगा CNAG से एट सच इंटरवल्स एज मे बी स्पेसिफाइड. एंड द ऑडिटेड अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप हाईलाइट करोगे. ऑडिटेड अकाउंट्स
together with the audit report shall be forwarded annually by the authority to the central government. तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, हमारी जो अथॉरिटी है जो ये फंड एडमिनिस्टर कर रही है वो बोलेगी, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो हमारे ऑडिटर है ना वो सबमिट करेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट to the authority and the authority will then give it to the central government. तो जो ऑडिटर है वो ऑडिट करेगा, रिपोर्ट और अकाउंट्स ऑडिट करके अथॉरिटी को देगा, ये जो ऊपर हमने देखी थी अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी जाके ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देकर आएगी. तो इस तरीके से हमारा जो फंड है वो प्रॉपरली मैनेज होगा. हमने उसकी ऑडिट भी करवा दी, कल को कोई बोल नहीं सकता कि तुम मिसमैनेज कर रहे थे फंड्स. Preparation of annual report by the authority. Annual report will give them an idea कि ये फंक्शन कैसे कर रही थी, इसमें इनकम कहाँ से आ रही थी, इसकी कैसी यूटिलाइजेशन हुई, अकाउंट्स प्रॉपर्ली बने हैं कि नहीं. फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, देखो वहां पर भी हमने बोला था एनुअली करनी है, यहाँ पर भी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल द अथॉरिटी विल प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट गिविंग फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कि हम क्या काम कर रहे थे, हम हमारे पास जो पैसा आया वो हमने यूज कैसे किया. एंड दे विल फॉरवर्ड अ कॉपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल देन कॉज द ऑडिट रिपोर्ट एंड द एनुअल रिपोर्ट annual report and the audit report given by the CNAG to be laid before each house of parliament. गवर्नमेंट ये फंड को मैनेज कर रही है तो वो भी अपनी अकाउंटेबिलिटी देगी ना टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट जो मिली है उसको अथॉरिटी से, ये मिली है हमको जो अथॉरिटी है उसने दी है, एंड जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है ये ऑडिट रिपोर्ट उसको कहाँ से मिली, पीछे देखो अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी या CNAG को दे देगी. तो ऑडिट रिपोर्ट एज गिवन बाय द सेंट्रल बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहाँ से आई, ये कहाँ से ली, बाय अथॉरिटी ने दी. ये सब दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो हम भेज देंगे टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा. तो यहाँ पर आएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो उनके सामने ये प्लेस कर देंगे. तो पूरी अकाउंटेबिलिटी है, पैसा आ रहा है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली मेंशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सेक्शन 125. आपको बाय हार्ट ही करना है, क्रिप मत करो. नोट्स में मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में दिया है, उसे रेफर करना एंड यू विल बी सॉर्टेड. ठीक है, इसके बाद हम एक बहुत छोटा सा सेक्शन करेंगे, सेक्शन 126, वहां पर मिलेंगे. Next, let us discuss one very small provision, section 126. Right of dividend, right of right shares, bonus shares to be held in abeyance pending registration of transfer. तो right of dividend एक part है, right shares, bonus shares to be held in abeyance pending registration for transfer of shares, ये सब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 126 में. अब ये क्या बोलता है, लेट्स से कि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, हमने ट्रांसफर ट्रांसमिशन पढ़ा था ना, X ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए टू Y, तो X इज द ट्रांसफरर एंड Y इज द ट्रांसफरी. अब ट्रांसफर मतलब मैंने आपको फॉर्म दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और आप ओनर बन गए, ऐसा नहीं होता है. जो आपके शेयर्स हैं उसका जो शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर का जो ट्रांसफर डीड है, ट्रांसफर फॉर्म बोलते हैं, हमने पढ़ा था SH4. तो ट्रांसफर फॉर्म के साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके हम कंपनी को दे देंगे. कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर ये ट्रांसफर रजिस्टर करेगी इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी. ये सब हमने पढ़ा था. अब मैंने ट्रांसफर फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को दे दिया. कंपनी को भी तो टाइम लगता है ना कि वो ट्रांसफर रजिस्टर करे, एक्स का नाम निकाल के वाई का नाम लिखे, ये सब में टाइम लगता है. तो 30 डेज का टाइम दिया हमने कंपनी को. उसी दौरान इन दैट टाइम पीरियड ओनली कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड. अब क्या करें, एक्स का नाम हमारे रजिस्टर में अब तक है तो आइडियली तो हम उसी को देंगे ना जिसका नाम हमारे रजिस्टर में है. हाँ लेकिन उसने तो शेयर ट्रांसफर कर दिए ना वाई को, वाई का नाम अभी तक आया नहीं, इसमें वाई की क्या गलती है. अच्छा, आपको याद है हमने पढ़ा था कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड. कम डिविडेंड मतलब दैट द शेयर्स आर सोल्ड इंक्लूडिंग डिविडेंड, एंड एक्स डिविडेंड मतलब शेयर्स आर सोल्ड एक्सक्लूडिंग डिविडेंड. कंपनी को कहाँ ये सब के बारे में पता लगता है, उसको तो सिर्फ ट्रांसफर से मतलब है.
तो लॉ बोलता है कि जब तक ये ट्रांसफर हो नहीं जाता, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आ जाती कि कौन ओनर है, डिविडेंड किसको दिया जाएगा, तो लॉ बोलता है ठीक है, एक काम करो, ये डिविडेंड को आप डाल दो टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जब आप शेयर्स वाई को ट्रांसफर कर दोगे तो फिर शेयर अगर उसने कम डिविडेंड परचेज किया है तो फिर वो देगा, और एक्स डिविडेंड है तो फिर नहीं देंगे। तो लॉ बोलता है कि जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं आ जाती कि डिविडेंड एक्चुअली में देना किसको है, एक्स को दूं या वाई को दूं, तब तक आप वो डिविडेंड रख लेना इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। लेकिन हमारा जो एक्स है ना, वो बहुत ही सीधा बंदा है, वो राइटिंग में लिख के दे देता है कि अरे सुनो कंपनी, आप जो डिविडेंड है ना वो ट्रांसफरी को दे देना। कंपनी के पास क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई मुझे डिविडेंड ट्रांसफरी को देना है, देन इन दैट केस दैट डिविडेंड विल बी पेड टू द ट्रांसफरी। सेम गोज फॉर राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स ऑल्सो। राइट शेयर्स आर दोज विच आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रायोरिटी। बोनस शेयर्स तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। बोनस शेयर इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस साल मेरे पास देने को डिविडेंड नहीं है तो मैं उनको बोलती हूँ तुम लोग शेयर्स रख लो ना, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है इस साल हमको बोनस शेयर्स दे दो। वो शेयर सेल कर देंगे हम लोग मार्केट में, जीरो मेरा कॉस्ट था, मार्केट प्राइस में हम सेल कर देंगे, जो भी डिफरेंस है उसी को डिविडेंड मान लेंगे। अब कंपनी राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इशू कर रही है इसी दौरान जब ट्रांसफर हो रहा है। एक्स ने ट्रांसफर कर दिए शेयर्स टू वाई, अब तक वो रजिस्टर हुआ नहीं है, और उसी टाइम पीरियड में कंपनी ने राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स ये इशू कर दिए। बोलो अब क्या करे? तो लॉ बोलते हैं उसको अबेयंस मतलब थोड़ा साइड में रखो जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती कि वो शेयर्स किसको देने हैं। ये सब हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बोनस शेयर्स एंड ऑल। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स ये भी तो देना एक तरीके, राइट शेयर्स तो नहीं बोल सकते लेकिन बोनस शेयर्स देना भी तो एक तरीके का डिविडेंड ही हुआ ना। हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम शेयर्स रख लो। तो सेक्शन 123 सब सेक्शन 5 भी तो यही बोलता है ना कि हाँ मानते हैं दैट द डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, कैश में दो, चेक पे दो, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, लेकिन नथिंग विल अफेक्ट द राइट ऑफ द कंपनी टू इशू बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स भी डिविडेंड जैसा ही है, भले कैश में नहीं है लेकिन उसको मानते तो हम वैसा ही है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का ये सब चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन 126 में लिखा क्या है, इन केस एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द शेयर होल्डर फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जो ट्रांसफरर है उसने ट्रांसफर फॉर्म कंपनी को दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन, बट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। अभी कंपनी के पास टाइम है, प्रोसीजर चल रहा है। द कंपनी विल ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्योंकि देखो ट्रांसफर के लिए मेरे पास फॉर्म तो आ गया है, मेरा ही खत्म नहीं हुआ ना, मेरे तरफ से फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है कि ट्रांसफरर का नाम निकाल के ट्रांसफरी का नाम लिखना है। व्हाट इफ मैम हमने ये ट्रांसफर फॉर्म नहीं दिया होता और इन लोगों ने आपस में ही साइन करके अपने पास ही रखा था, कंपनी को नहीं दिया था, हाँ तो फिर कंपनी बोलेगी मेरे पास ट्रांसफर फॉर्म तो आया ही नहीं, तो मैं तो डिविडेंड उसी को दूंगी जिसका नाम रजिस्टर में है, तो मतलब फिलहाल ट्रांसफरर को ही मिलेगा। ये सेक्शन, ये सिचुएशन तो तब आएगी ना जब कंपनी ने ट्रांसफर फॉर्म, सॉरी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी ने ड्यूली फिल्ड स्टैम्प्ड एग्जीक्यूटेड ट्रांसफर फॉर्म कंपनी को दे दिया है और अब कंपनी की तरफ से फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, और उसी दौरान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। So, such action of transferring the dividend to unpaid dividend account may not be initiated by the company if it is authorized by the registered shareholder in writing to pay the dividend to the transferee. तो मैंने आपको बताया था अगर ट्रांसफरी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि नहीं, ट्रांसफरर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि नहीं ट्रांसफरी को दे दो, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फिर मेरे को ये सब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है और वो सब प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ट्रांसफरर मुझे राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस दे देता है देन द डिविडेंड विल बी पेड टू द ट्रांसफरी। द कंपनी विल टेक स्टेप्स टू कीप इन अबेयंस, अबेयंस मतलब जरा साइड में रख देंगे, in relation to such shares any offer of right shares, any issue of fully paid up bonus shares in pursuance of the first provisions of section 123 subsection 5। ये वही बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ठीक है हम ये सब साइड में रख देंगे, जब ट्रांसफर हो जाएगा तब हमारे पास भी क्लैरिटी आ जाएगी कि किसको ये बोनस और राइट शेयर्स देने हैं। तो सेक्शन 126 बस इतनी ही बात करता है, कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और अगर आ भी गया तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसकी थ्योरी जरूर लिखना, तो येस यू विल हैव टू राइट द थ्योरी ऑल्सो।
तो दिस वॉज सेक्शन 126। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेक्शन 127 का, जिसपे काफी सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके प्रोविजंस भी ध्यान रखने हैं। आई विल सी यू देयर। Lastly, let us discuss the provisions relating to punishment for failure to distribute dividend. ये जो section 127 है, ये हमारे discussion का last section है. This section actually consists of the time for payment of dividend, कि कंपनी के पास कितना टाइम है डिविडेंड पे करने के लिए, और अगर कंपनी ने टाइम पे डिविडेंड पे नहीं किया सो देन व्हाट इज द पनिशमेंट. तो ये दो चीजों की बात करता है. एक तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बोल लो, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर उस पर आपको क्या पनिशमेंट हो सकती है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर इन डिफॉल्ट, या फिर जो कंपनी है उसको क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी. दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 127. लॉ बहुत क्लियरली बोलता है व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड इट हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 days, नॉट बीन पेड विद इन 30 days फ्रॉम डिक्लेरेशन. तो मान लो कि मैंने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे वो पे करना है टू द रजिस्टर्ड होल्डर. मैं तो वैसे डायरेक्टली पे ही नहीं करती उनको, मैं वारंट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. तो ठीक है, आपको ये वारंट पोस्ट करना है विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन. लॉ सिर्फ आप पे पोस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है, उसको 30 days के अंदर मिलना चाहिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मान लो कि कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके 3 दिन के अंदर अंदर 3 days में उन्होंने वारंट्स को पोस्ट कर दिया. भाई कंपनी तुमने तुम्हारा काम कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर बोलता है कि ये तो मेरे को 40 दिन के बाद मिला फ्रॉम डिक्लेरेशन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस की गलती है, उन लोगों ने लेट कर दिया, हमने तो 30 दिन के अंदर अंदर डिस्पैच किया था ना, पोस्ट किया था ना. तो कंपनी पे सिर्फ पोस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर को 30 days में मिलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, जैसे बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप उसको चेक दे रहे हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर दे दो. वारंट्स इशू कर रहे हो तो पोस्ट कर दो विद इन 30 days. देन एवरी शेयर होल्डर, सॉरी, देन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एवरी डायरेक्टर who had knowledge, okay, who was knowingly a party to the default, तुमको पता था डीले हो रहा है, he will be punishable with imprisonment which may extend to 2 years and fine of at least 1,000 rupees for each day of default. तो दोनों होंगी, imprisonment maximum 2 years, फाइन 1,000 rupees फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट. तो जितना डिले करोगे उतना फाइन भरेगा, लेकिन वही डायरेक्टर्स लायबल होंगे जिनको ये सब के बारे में पता है, नॉलेज है. कंपनी पे क्या लायबिलिटी होगी, कंपनी विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज. तो 30 days के अंदर अंदर आपको ये पैसा शेयर होल्डर को देना है, नहीं दोगे तो कंपनी तुमको इंटरेस्ट लगेगा 18%, फिर उसके साथ आपको देना पड़ेगा. ठीक है, कंपनी विल पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज. एक छोटा सा नोट भी है आपके लिए यहाँ पर, सेक्शन 127 requires that the declared dividend must be paid to the entitled shareholder within the prescribed limit of 30 days. In case the dividend is paid by issuing dividend warrants, ये तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि अगर warrants दे रहे हो then just warrants should be posted. सिर्फ posting की requirement है. Once they are posted, it is immaterial whether the same has been received within 30 days by the shareholder or not. वहाँ पे उसमें मुझे कुछ नहीं लेना देना. तो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लगेगा, कंपनी को 18% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच वी कांट ब्लेम द कंपनी. देखो, हर बार कंपनी को ब्लेम करना ये ठीक बात नहीं है, कभी कभार कंपनी की गलती नहीं भी होती है. तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कंपनी की कोई गलती नहीं है? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. मैम क्या ये सब हमको लर्न करके जाना है? हाँ, इस पे थ्योरी, केस बेस्ड दोनों दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा. डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे एक्स डाइड, अब उसके शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, लेकिन किसको होना है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया हमने. अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई लॉ चेंज हो जाता है,
ठीक है, कोई लॉ चेंज हो गया और उसकी वजह से हम डिविडेंड अभी फिलहाल होल्ड पे है, हम दे नहीं पाए बिकॉज देर इज सम चेंज इन द सक्सेशन लॉ बोल दो। तो ट्रांसमिशन का प्रोसीजर अभी तक उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, या कोर्ट ने ही हमको बोला है कि भाई रुक जाओ, सक्सेशन का लॉ चेंज हो रहा है तो देन यू नो देयर विल बी सर्टेन चेंजेस, तो वी कुड नॉट पे। और इसमें कंपनी की गलती नहीं है, वो कोई ऐसा एक्ट हो गया कि लॉ चेंज हो रहा है, या हमको पता नहीं है कि कौन लीगल एयर है, किसको डिविडेंड देना चाहिए। कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी कैन नॉट बी ब्लेम फॉर एनी डिले। Where a shareholder has given directions to the company regarding the payment and those directions could not be complied with. क्यों? कंपनी को इंटीमेशन आई थी कि भाई ये लो, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें पैसा ट्रांसफर कर देना। कंपनी का ही पैसे ट्रांसफर करने, पता लगा अकाउंट नंबर ही रॉन्ग लिखा है, एक जीरो कम बताया हमें। मिसेस आर गुप्ता, ओके, इन्होंने शेयर्स खरीदे, लेकिन जो अकाउंट दिया वो उनके ओल्ड नेम में था, शादी के पहले के नाम पे था। अब हम गए डिपॉजिट करने, पता लगा कि अरे उन्होंने बाकी सब जगह तो चेंज कर दिया, बैंक में ही अपना नाम चेंज नहीं किया है। या उल्टा भी हो सकता है कि मिस आर गुप्ता थी जब उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, अब उन्होंने शादी कर ली, उनका नाम चेंज हो गया टू मिस आर शर्मा, लेकिन उन्होंने ये बात कंपनी को बताई ही नहीं। कंपनी तो गई पैसे देने, मालूम पड़ा कि अरे बैंक में तो गुप्ता लिखा, सॉरी शर्मा लिखा हुआ, बैंक में नाम चेंज हो गया, हमको तो कंपनी को किसी ने बताया ही नहीं। इट कुड नॉट बी पेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन। आपने बोला था ना डायरेक्ट ट्रांसफर करो, नहीं कर पाए, नाम ही चेंज कर दिया आपने। आपने बोला था ना डायरेक्ट ट्रांसफर करो, बैंक ही आपने गलत दिया है। आपने बोला था ना वारंट्स दो, आपने एड्रेस ही गलत दिया है। ये कंपनी की गलतियां नहीं है, लेकिन कंपनी एटलीस्ट यू विल हैव टू कम्युनिकेट द सेम टू द शेयर होल्डर कि देखो हम गए थे, ये रीजन से रिजेक्ट हो गया, इसीलिए हम पे नहीं कर पाए। कंपनी ने पे तो नहीं किया लेकिन कम्युनिकेट भी नहीं किया शेयर होल्डर को, देन द कंपनी विल बी लायबल। देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड। जो लीगल एयर्स हैं, ठीक है, जो लीगल एयर्स हैं उनमें डिस्प्यूट हो गया। वो बोलते नहीं पापा ने शेयर्स मुझे दिए थे, वो बोलते नहीं पापा ने शेयर्स मुझे दिए थे। उन दोनों लीगल एयर्स में अभी लड़ाई चल रही है, कोई केस हो गया ओनरशिप को लेकर। सो देर इज सम डिस्प्यूट विद रिगार्ड्स टू रिसीविंग द डिविडेंड, इसमें कंपनी की गलती नहीं है। डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे शेयर होल्डर से कॉल मनी रिकवर करना था 80,000 का, और मुझे उसको अब डिविडेंड देना है 50,000 का, तो लॉ बोलते कर लो एडजस्ट। अब आपको उससे रिकवर करना है सिर्फ 30,000, उसको डिविडेंड मत दो, उसको बोलो एडजस्ट कर लिया हमने, जो तेरे से लेना था उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Where for any reason the failure to pay the dividend or to issue the warrant within this period under the section was not due to the default of the company, कंपनी की कोई गलती नहीं है कि वो नहीं पे कर पाए। अगर इन सब रीजंस की वजह से डिविडेंड पे नहीं हो पाया, वी कांट ब्लेम द कंपनी। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज इसको पढ़ के जाना। हमारा चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, नोट्स अच्छे से पढ़ना, और अगर आपके पास कंपाइलर है तो वो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने ना। और अगर कंपाइलर अभी तक नहीं लिया आपने तो फटाफट चलो जाओ वेबसाइट पे और वहां पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर दो। देखो फिर बाद में बोलना मत मैम आपने बताया नहीं, क्योंकि पूरा पेपर उसी में से आने वाला है। चलो फटाफट जाओ और कंपाइलर का ऑर्डर प्लेस कर दो। आप बोले कि मैम धमकी दे रही है हमें, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके अच्छे के लिए ही है ये। तो चलो कंपाइलर के सारे क्वेश्चंस कर लेना, एंड इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट 6 accounts of company, and I'll see you when we start the new unit.